तो कैसे हो भैया मेरे प्रहार वालों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है भैया रैंक ज्ञान। तो भैया जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपको इस प्रहार सीरीज में जेई और नीट की पूरी फिजिक्स विद इन 3 to 3.5 मंथ्स आपको पूरी करवाई जाएगी, तो भैया उसी वादे को आगे निभाते हुए तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए अपना वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। तो जैसा कि भैया हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था सर? लेक्चर नंबर 1 में हमने हाइगन्स वेव थ्योरी के बारे में पढ़ा था। हाँ जी सर, हाइगन्स वेव थ्योरी के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने सबसे पहले वेव फ्रंट्स के बारे में पढ़ा था कि क्या कि सर लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज आर कॉल्ड द वेव फ्रंट्स। बिल्कुल सर, कि भैया ऐसे सारे पार्टिकल्स का लोकस जो कि सेम फेज में वाइब्रेट करे या सेम फेज में ऑसिलेशन करे, उन सारे पार्टिकल्स का लोकस हमने क्या बोला था? वेव फ्रंट। अब जब हमने वेव फ्रंट की बात कर ली तो सर अलग अलग सोर्सेज के लिए वेव फ्रंट्स की शेप भी अलग अलग होती थी। तो इसी में हमने पढ़ा था कि सर पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट की जो शेप होती है सर वो स्फेरिकल नेचर की होती है। वहीं अगर मैं लीनियर सोर्स के लिए बात करूं तो सर लीनियर सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट की शेप होती थी वो सिलेंड्रिकल होती थी। और अगर मैं भैया ऐसे बोलूं कि मैंने पैरेलल बीम ऑफ लाइट भेजी तो वहां पे प्लेनर शेप का वेव फ्रंट आपको देखने को मिलता था। और तब हमने पढ़ा कि ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट आर इन द सेम फेज, कि भैया किसी एक वेव फ्रंट के ऊपर लाई करने वाले सारे के सारे बिंदुओं का जो फेज होगा वो सेम होगा। और फिर हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा कि किसी एक वेव फ्रंट पर लाई करने वाले दो पॉइंट्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा मेरे भाई? जीरो। और फिर हमने चौथा पढ़ा कि रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। बिल्कुल सही बात है। और फिर हमने पढ़ा कि वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे ऑफ लाइट, या फिर वाइस वर्सा, इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा कि किन्हीं दो रे ऑफ लाइट को किन्हीं एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट तक जाने में हमेशा क्या लगेगा सर? सेम टाइम लगेगा। तो भैया इसी बात पे जब हम आगे बढ़े तो अब हमें यह बताना है कि भैया हाइगन्स वेव थ्योरी के हिसाब से जो लाइट है वो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट की तरफ कैसे आगे बढ़ती है, या फिर अब दूसरा जो वेव फ्रंट है वो किस प्रकार बनेगा। तो ठीक है भैया, तो इसी में चलते हुए जब हमने आगे बात करी कि क्या हमने जब हाइगन्स वेव थ्योरी को वेव थ्योरी को जब हमने आगे बढ़ाया तो इसमें जो सबसे पहला सेंटेंस आता है वो ये आता है कि भैया ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट विल एक्ट एज ए न्यू फ्रेश सोर्स। क्या सर? कि सर कि किसी एक वेव फ्रंट के ऊपर लाए करने वाला हर बिंदु खुद में एक नया फ्रेश सोर्स की तरह क्या करेगा सर? काम करेगा। तो सर अगर वो हर एक बिंदु खुद में एक फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा तो उसी नए फ्रेश सोर्स को हमने नाम दे दिया सेकेंडरी सोर्स। उसी को हमने क्या नाम दे दिया मेरे भाई? सेकेंडरी सोर्स। और वो जो खुद में एक जो नया सोर्स है वो एक पॉइंट सोर्स है, और वो पॉइंट सोर्स है तो उससे जो वेवलेंथ्स बनेंगे, उससे जो वेव फ्रंट्स बनेंगे, उसको हमने नाम दे दिया मेरे भाई क्या? सेकेंडरी वेवलेट्स। और चूंकि अब हमें पता है कि जो खुद में जो एक बिंदु है वो खुद में एक नया सोर्स है, तो इसका मतलब वो पॉइंट सोर्स हो गया। और पॉइंट सोर्स से हमें पता है कि जो वेव फ्रंट्स निकलते हैं वो किस प्रकार के निकलते हैं सर? स्फेरिकल नेचर के निकलते हैं। और वही जो वेव फ्रंट्स हैं वो आगे चलते हैं भैया किसकी स्पीड से सर? स्पीड ऑफ वेव से। यहां पे याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट कहना इतना अच्छा सेंटेंस नहीं लगता, जबकि उसकी जगह अगर हम बोलें कि सर वो स्पीड ऑफ वेव के साथ क्या होगा? वो आगे बढ़ेगा। और ऐसे करते करते लाइट एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट की तरफ जाती है। तो भैया इसी को मैंने यहां पे बढ़िया अच्छी लैंग्वेज में लिख दिया है कि सर ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। कि भैया किसी एक वेव फ्रंट का हर बिंदु खुद में एक नया सोर्स होता है किसका? सेकेंडरी डिस्टर्बेंस का। एंड द वेवलेंथ्स इमेनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट सोर्स स्प्रेड आउट इन ऑल दी डायरेक्शंस। कि भैया इन नए सोर्स से जो वेवलेट्स निकलते हैं वो हर दिशा में फैलते जाते हैं। क्यों? मेरी बात सुन। जो हर एक नया जो सेकेंडरी सोर्स होगा वो खुद में एक पॉइंट सोर्स होगा। बिल्कुल सर, खुद में एक पॉइंट सोर्स होगा। और पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेवलेट्स निकलती है वो हर दिशा में निकलेगी, इधर भी 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 निकलेगी। तो क्या वो एक स्फेरिकल नेचर का वेव फ्रंट बनाएगी? बिल्कुल सर, एक स्फेरिकल नेचर का वेव फ्रंट बनाएगी। तो क्या वो हर दिशा में फैलेगा? मैंने कहा सर बिल्कुल हर दिशा में फैलेगा। तो यही ये कहना चाह रहा है कि ईच पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड द वेवलेंथ्स इमेनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट सोर्स स्प्रेड आउट इन ऑल द डायरेक्शंस विद द स्पीड ऑफ वेव। जिस स्पीड से भैया वेव भाग रही होगी उसी स्पीड से नए सेकेंडरी वेवलेट्स जो हैं वो आगे क्या हो रहे होंगे मेरे भाई? स्प्रेड हो रहे होंगे या बढ़ रहे होंगे।
अब कि ये तो चल हमने कल ही पढ़ लिया था, ऑल द पॉइंट्स ऑन अ वेव फ्रंट वाइब्रेट्स इन द सेम फेज, कि भैया किसी एक वेव फ्रंट पर लाई करने वाले सारे के सारे बिंदु सेम फेज में होंगे। अब मैं तेरे को आगे समझाता हूं कि भैया आगे ये वेव फ्रंट किस प्रकार से बने। मान ले तेरे पास जो है वो एक लीनियर सोर्स है, तेरे पास जो है मेरे भाई क्या, एक लीनियर सोर्स है। क्या है मेरे भाई, एक लीनियर सोर्स है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तेरे पास एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है। मैंने कहा बिल्कुल सर लीनियर सोर्स ऑफ लाइट है, तो सर क्या हमारे पास केवल और केवल क्या लीनियर सोर्स ही होगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, तू स्फेरिकल, तू पॉइंट सोर्स ले ले यहां पे। फॉर एग्जांपल इस प्रकार से कि तूने यहां पे मान ले एक पॉइंट सोर्स ले लिया, और जब तूने उसके लिए वेव फ्रंट बनाया तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। बिल्कुल सर इस प्रकार से बनेगा। लेकिन अब सबसे पहले मैं लीनियर सोर्स के लिए बात करूं तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव थ्योरी ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट विल बिहेव लाइक अ न्यू फ्रेश सोर्स। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो लीनियर सोर्स है ये इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स से मिलकर बना होगा, तो इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स होंगे। तो मैंने बोल दिया कि मैंने यहां पे 3 पॉइंट्स पकड़ लिए कुछ इस प्रकार से, मैंने यहां पे 3 पॉइंट्स पकड़ लिए कुछ इस प्रकार से, जिनको मैंने नाम दे दिया क्या सर, ए, बी और सी। मैंने बोला बिल्कुल ठीक, मैंने यहां पे एक लीनियर सोर्स, एक लीनियर वेव फ्रंट पकड़ लिया, यहां पे लीनियर वेव फ्रंट, सॉरी मैंने यहां पर एक, क्या हो गया भाई, इसको एक सेकेंड, ठीक है, इसको मैंने एक ये प्लेनर वेव फ्रंट या फिर लीनियर वेव फ्रंट पकड़ लिया। बिल्कुल सर प्लेनर वेव फ्रंट पकड़ लिया हमने। तो अगर हमने ये प्लेनर वेव फ्रंट लिया तो अब मेरी बात सुन, अकॉर्डिंग टू द हाइगन्स वेव थ्योरी, वो क्या कहता है कि सर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट विल एक्ट एज ए न्यू फ्रेश सोर्स। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब सर ये ए, बी और सी ये खुद में एक नए सोर्स होंगे, खुद में एक पॉइंट सोर्स होंगे, और अगर खुद में ये एक पॉइंट सोर्स होंगे तो ये भैया खुद में पॉइंट सोर्स की वजह से वेव फ्रंट कैसा बनता है सर, स्फेरिकल नेचर का। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया मान ले इनकी वजह से जो वेव फ्रंट्स बने वो कुछ इस प्रकार से बने, इस ए पॉइंट की वजह से मैंने बोल दिया इस प्रकार का वेव फ्रंट बना, ठीक है। बिल्कुल सर इस बी पॉइंट की वजह से कुछ इस प्रकार का बनेगा। अगर मैं इस बी को सेंटर लेके चलूं तो इस बी पॉइंट की वजह से कुछ इस प्रकार का बनेगा। बिल्कुल सर। और अगर मैं इस सी पॉइंट की वजह से बात करूं तो सर इस सी पॉइंट की वजह से कुछ इस प्रकार का बनेगा, जहां पे सी ये सेंटर होगा। बिल्कुल सर कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर सही बात है, वैसे ओलंपिक का निशान बन गया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव थ्योरी ने ये कहा कि सर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ ए वेव फ्रंट विल एक्ट एज ए न्यू फ्रेश सोर्स। और अगर मैं इन सभी वेव फ्रंट्स पर, सर क्या ये 3 ही पॉइंट्स होंगे क्या? नहीं, इनके बीच में और लाखों करोड़ों पॉइंट्स होंगे। तो सर अगर मैं इन सभी सेकेंडरी वेव फ्रंट्स पर, अगर मैं इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स पर मैं क्या करूं, मैं कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दूं कुछ इस प्रकार से, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दूं कुछ इस प्रकार से, तो यही तेरा क्या बन जाएगा मेरे भाई, सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। यही तेरा क्या बन जाएगा मेरे भाई, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। और इसी प्रकार से लाइट एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट की तरफ क्या करती है मेरे भाई, प्रोपगेट करती है। बात आई समझ में? और इसी प्रकार से नए वेव फ्रंट्स आगे बनते जाते हैं। बात आई समझ में? अब खुद ये एक नया वेव फ्रंट बन गया। अब इस वेव फ्रंट पर लाई करने वाले हर एक बिंदु खुद में एक नया फ्रेश सोर्स होगा, वो अपने वेवलेट्स बनाएगा, और फिर जब मैं उन पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मेरे को तीसरा वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वेव फ्रंट आगे 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 मूव करते जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब सर पॉइंट सोर्स के लिए भी बता दो। तो सर अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एक पॉइंट सोर्स है, इसकी वजह से मैंने एक यहां पे वेव फ्रंट बना दिया। बिल्कुल सर सही बात है, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। और अगर मैं इन स्फेरिकल वेव फ्रंट पर भैया 3 पॉइंट्स ले लूं कुछ इस प्रकार से, ए, बी और सी, तो
क्या ये जो तीनों पॉइंट्स है क्या ये खुद में एक नए फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे? हाँ जी सर, बिल्कुल एक नए फ्रेश सोर्स की तरह काम करेंगे। तो इसका मतलब अब खुद में ये एक नए पॉइंट सोर्स हो गए, तो इसका मतलब अब ये खुद के सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएंगे। तो इसका मतलब सर अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि इनकी वजह से अगर मैं नए वेव फ्रंट्स बनाऊं तो क्या वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे? क्या भाई मेरी बात सुन, तेरे को ये है ना, ये तेरे को ये खुद में एक नए पॉइंट सोर्स दिखने चाहिए, अलग अलग पॉइंट सोर्स दिखने चाहिए तेरे को, ये 3 अलग अलग बिंदु पॉइंट सोर्स दिखने चाहिए तेरे को। यहां पे ऐसा नहीं कि सर हमने पॉइंट्स पकड़ लिया, नहीं, तेरे को ये खुद में एक नए फ्रेश सोर्स दिखने चाहिए। अब सर क्योंकि हम जानते हैं कि सर इनकी वजह से जो नए सेकेंडरी वेवलेट्स बनेंगे वो स्फेरिकल नेचर के होंगे, तो इसका मतलब अगर मैं वहां पे बनाने जाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से, इसको सेंटर लेके अगर मैं इसके लिए बनाऊं तो इसके लिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। बिल्कुल सर, इसके लिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। वहीं अगर मैं इसके लिए बनाने जाऊं तो इसके लिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, सी पॉइंट के लिए कुछ इस प्रकार से बनेगा। बिल्कुल सर, हाँ जी, इस प्रकार से बनेगा। तो अब अकॉर्डिंग टू द हाइगेंस वेव थ्योरी अगर मैं इन सभी सेकेंडरी वेवलेट्स पर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो मेरे को न्यू वेव फ्रंट मिल जाएगा। इफ आई ड्रॉ द कॉमन टेंजेंट ऑन द सेकेंडरी वेवलेट्स देन आई कैन ऑब्टेन द न्यू वेव फ्रंट। तो इसका मतलब अगर मैं इन सब पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस प्रकार से, तो मुझे एक नया स्फेरिकल वेव फ्रंट मिल जाएगा, तो इसी प्रकार से भैया हर एक सोर्स के लिए इसी प्रकार सेकेंडरी वेव फ्रंट्स क्या होते हैं मेरे भाई, बनते जाते हैं। और अब जब तू देखेगा इस नए वाले स्फेरिकल वेव फ्रंट का हर एक बिंदु खुद में एक नया फ्रेश सोर्स होगा, वो आगे अपने नए सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा, वो आगे खुद एक नए तीसरे वेव फ्रंट को बनाएगा। तो ऐसे करते 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 एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट, फिर दूसरे वेव फ्रंट से तीसरा वेव फ्रंट आगे क्या होता है मेरे भाई, बनता जाता है। बात आगे समझ में? तो इस प्रकार से ये सारे के सारे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स क्या होते हैं मेरे भाई, फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से तू एक काम कर, जल्दी से इस डायग्राम को बना ले और फिर जो ये आगे मैंने थ्योरी लिखी है ये थोड़ी सी क्या कर ले मेरे भाई, लिख ले। फिर अपन आगे बढ़ते हैं जिसमें अपन बात करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में। ठीक है सर, जल्दी से इसको नोट कर, जल्दी कर लिया, आगे इसको नोट कर, जल्दी से कर लिया, चलो ठीक है भैया। अब जब अपन आगे बात करते हैं भाई, ठीक है, इसको डिलीट, ठीक है भैया। अब जब अपन आगे बात करते हैं तो भैया अब अपन आगे पढ़ते हैं क्या, इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, इंटरफेरेंस पैटर्न। अब सर सबसे पहले ये इंटरफेरेंस क्या चीज है, इससे भी पहले अपने को ये जानना बहुत जरूरी है कि सर ये कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं सर, ये अभी तक आपने क्यों नहीं बताया कोहेरेंट सोर्सेस? मैंने कहा भाई अभी आई है तो अभी बात करेंगे इस पे, तो इधर देख। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब कि भैया कोहेरेंट सोर्स का मतलब होता है कि भैया दो सोर्सेस, ये बेसिकली कोहेरेंट सोर्सेस है। अपन यहां पे दो सोर्सेस की बात करेंगे, तो बेसिकली टू सोर्सेज आर सेट टू बी कोहेरेंट, कि भैया दो सोर्सेज को, दो लाइट के सोर्सेज को अपन दो लाइट के सोर्स बोल ले या फिर दो साउंड के सोर्स बोल ले, दो सोर्सेज को हम कोहेरेंट तभी बोलेंगे, इफ दे प्रोड्यूसेस द वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी।
इफ दे प्रोड्यूसेस द वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो वो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं उन दोनों वेव के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस, कोई भी जो फेज डिफरेंस होगा वो वक्त का फंक्शन ना हो, तो भैया ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे सर, कोहेरेंट सोर्सेज बोलेंगे। तो भैया अगर मैं इसकी डेफिनेशन तेरे को बताऊं तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक सर, टू सोर्सेज आर said to be coherent sorry if they produces the wave of same frequencies if they produces the waves of same frequencies or the phase difference between two waves is constant with time। कि सर कि ये तो हो गई भैया कोहेरेंट सोर्सेज की भैया डेफिनेशन। सर इसका कुछ मैथमेटिकल फील दिलाओ। भाई मेरी बात सुन, मैंने बोला कि मान ले ये तेरे पास दो वेव्स हैं, जिसमें से पहली वेव की इक्वेशन मैंने बोल दी y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये मैंने ओमेगा 1t बोल दिया मान ले, ठीक है। वहीं अगर मैंने बोल दिया कि तेरे पास एक दूसरी वेव है जिसकी इक्वेशन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, सर y2 बराबर a2 साइन ओमेगा 2t माइनस के एक्स प्लस फाइव, कुछ इस प्रकार से। तो अब सबसे पहले सर फेज क्या होता है, भाई तेरे को फेज भी नहीं पता तो चल मैं फिर भी बता देता हूं कि सर ये जो फेज होता है, जो साइन के अंदर वाली चीज होती है भैया उसी को अपन फेज बोलते हैं। साइन के अंदर वाली जो चीज होती है भैया, जो भी ये होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, फेज बोलते हैं। तो अब अगर तू यहां पे फेज डिफरेंस लिखने जाएगा, अगर तू यहां पे फेज डिफरेंस लिखने जाएगा तो सीधी सी बात है तू इसमें से इसको घटाएगा, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर यहां पे मैं क्या करूंगा, इसका मतलब यहां पर मैं क्या करूंगा, ओमेगा 2t माइनस के एक्स प्लस फाइव माइनस ओमेगा 1t माइनस के एक्स, ऐसे कर दूंगा। तो यहां पे सीधा सा तेरे को नजर आ रहा है कि सर यहां से के एक्स कैंसल आउट हो गया और यहां से क्या निकल के आया सर, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1t प्लस 5, बिल्कुल सर। तो अब यहां से तू देख पा रहा है कि भैया इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं ऐसा सेटअप बना पाया कि इन दो सोर्सेज, इन दो वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पे डिपेंड ना करे, तो वो कब हो सकता है सर, वो तभी हो सकता है व्हेन ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1, यानी कि जो दोनों सोर्सेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो मेरे भाई, सेम हो जाए। ये तभी मुमकिन है। तब क्या बचेगा, जब अगर ये दोनों सेम हो जाए तब क्या बचेगा सर, तब जो फेज डिफरेंस आएगा वो ये आएगा। और अगर मैंने ऐसा बोल दिया कि ये जो फाई है वो कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसकी कुछ भी वैल्यू ले ले, π/6 ले ले, π/3 ले ले, तो भैया इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस हो गया वो क्या हो गया मेरे भाई, कांस्टेंट हो गया और टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इन्हीं दो वेव्स को अपन क्या बोल देंगे भैया, ये दो जो वेव्स आई है वो कोहेरेंट सोर्सेज से आई है। बात आ गई समझ में। अब एक और बात कि भैया अगर तू मार्केट से दो सोर्स खरीद के लेके आ जाएगा, मार्केट से तू अगर दो लाइट सोर्सेस खरीद के लेके आ जाएगा, दो पॉइंट सोर्स खरीद के लेके आ जाएगा, तो भैया वो ऑलवेज क्या होंगे सर, वो ऑलवेज इनकोहेरेंट होंगे। ऑलवेज क्या होंगे सर, वो ऑलवेज इनकोहेरेंट होंगे। इनकोहेरेंट होने का मतलब कि मान ले कि अगर मान ले तू बाजार जाके दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज खरीद के लेके आ गया, कुछ इस प्रकार से S1 और S2, ठीक है। तू बाजार जाके मार्केट से ये दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज खरीद के लेके आ गया लाइट के, तो याद रखना ये जो दोनों सोर्सेज होंगे ये क्या होंगे, ये ऑलवेज इनकोहेरेंट होंगे। अब सर इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है भैया, इनकोहेरेंट सोर्सेज,
आर दोज whose phase difference depends on टाइम। कि भैया इनकोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं कि जिनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या करता है मेरे भाई, टाइम पे क्या करता है मेरे भाई, डिपेंड करता है। जिनका जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है मेरे भाई, टाइम पे डिपेंड करता है। और याद रखना कि अगर तू मार्केट से दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज खरीद के लेके आएगा तो उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो वक्त का फंक्शन होगा, या फिर तू कह सकता है कि वो हमेशा इनकोहेरेंट होंगे। बिल्कुल सर। अब सर ऐसा क्यों सर? अबे मेरी बात सुन, तूने YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो वीडियोस देखी होंगी। तूने क्या देखा होगा कि सर यहां पर सर यहां पर कुछ इस प्रकार से सेटअप बनाया जाता है। सर यहां पे होती है ये स्लिट, यहां पे होती है सर ये स्क्रीन। बिल्कुल सही बात है सर। हमने यहां पे दो छेद कर दिए होते हैं S1 और S2, ठीक है। और सर हमने इन दोनों के बीच की जो गैप है उसको हमने बोल देते हैं सर कैपिटल D। बिल्कुल सही बात है। और सर हमने क्या किया, हमने यहां पर एक नया सोर्स रख देते हैं अपन। यहां पर अपन एक सोर्स रखा हुआ होता है जिसको अपन बोलते हैं भैया S, ठीक है। और इन दोनों स्लिट के बीच का जो गैप होता है सर उसको हमने बोल देते हैं सर स्मॉल d। और हम देखते हैं कि सर इस S वाले सोर्स से जो लाइट वेव्स निकलती हैं और वही इन दोनों से बाहर निकलती हैं, वही जो लाइट वेव्स जो इससे निकली वो इन दोनों से पास करती है और वो एक जगह पे जाके क्या होती है मेरे भाई, सुपर इंपोज होती है। एक जगह पे क्या होती है मेरे भाई, जाकर सुपर इंपोज होती है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से P पॉइंट पे वो सुपर इंपोज होती है। और वो अगर आपने अगर पढ़ा हो तो हम देखते हैं कि भैया हम आगे कैलकुलेशन करते हैं कि भैया इन दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है उसकी वजह से इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ जाता है। और अगर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ जाता है तो भैया हमें अलग अलग जगह पे अलग इंटेंसिटी देखने को मिलती है। तो भैया कहीं पे अगर हमें इंटेंसिटी 0 देखने को मिल रही है तो कहीं पे हमें 4 I0 देखने को मिल रही है, कहीं पे हमें 2.1 I0 देखने को मिल रही है, कहीं पे 2.2 I0 देखने को मिल रही है, कहीं पे 3 I0, कहीं पे I0। ऐसे इस प्रकार से हमें अलग अलग जगह पे क्या देखने को मिलती है मेरे भाई, अलग अलग इंटेंसिटी देखने को मिलती है। तो अब कहीं पे तू ऐसा कर दे कि तू बाजार से भैया दो सोर्सेज खरीद के लेके आ गया, ठीक है। एक सूर्य का बल्ब खरीद के लेके आ गया और एक दूसरा सूर्य का बल्ब खरीद के लेके आ गया। और तू यहाँ पे खड़ा हो गया देखने के लिए कि सर हमें यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा भाई। और तू देखता है कि भैया कुछ नहीं देखने को मिलता। तू यहाँ पे देखना चाहता है कि सर जब मैं दो रोशनी को मिलाऊंगा तो क्या मेरे को अंधेरा मिल सकता है? तो भैया अंधेरा तो देखने को मिला ही नहीं। वो क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि भैया जो तेरे सोर्सेज है वो इनकोहेरेंट है। उन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो अलग अलग टाइम पे क्या हो मेरे भाई, अलग अलग होता है। बात आई समझ में? अलग अलग टाइम पे क्या होता है मेरे भाई, अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि सर उन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है सर, अलग अलग होती है। बात आई समझ में? तो इस प्रकार अगर तेरे को यहां पे अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस तेरे को देखना है, तो तू क्या करेगा? तेरे को भैया सबसे पहले कोहेरेंट सोर्सेज बनाने पड़ेंगे। अब अगर बात आती है कि सर कोहेरेंट सोर्सेज बनाने पड़ेंगे तो कोहेरेंट सोर्सेज किस प्रकार बनाऊंगा, तो भैया इसी पे चल बात करते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज भैया एक ही सोर्स से बना सकता है तू, कि दो कोहेरेंट सोर्सेज तू एक ही सोर्स से बना सकता है। कैसे? तो भैया मैंने बोल दिया सबसे पहले एक तो इस प्रकार की, मान ले यहां पर एक कमरा है, यहां पर एक कमरा है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड में एक कमरा है और यहां पर ये दूसरा कमरा है राइट साइड में, और ये राइट वाले कमरे की क्या है मेरे भाई, दीवार है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया मान ले ये लेफ्ट वाले कमरे में तूने यहां पर कोई लाइट का सोर्स रखा है, तूने यहां पर लेफ्ट वाले कमरे में कोई लाइट का सोर्स रखा है। और अगर तूने यहां पे लाइट का सोर्स रखा, तूने क्या किया, तूने यहां पर इस जो कमरे की दीवार है जो दोनों कमरों को अलग कर रही है, तूने इस दीवार में क्या कर दिए मेरे भाई, दो छेद कर दिए, जिसको तूने बोल दिया भाई S1 और S2। बिल्कुल सही बात है। तो तू ये जानता है कि भैया इस S सोर्स से क्या निकलेंगी सर, लाइट रेज निकलेंगी कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से लाइट रेज निकलेंगी। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, इस प्रकार से। और अगर तू यहां पे खड़ा हो गया भाई इस प्रकार से, यहां पे तू खड़ा हो गया इस प्रकार से, ये तू है, ठीक है। तो अब
तेरे को ये जो लाइट रेज हैं ये कहां से आती हुई दिखाई देंगी? तेरे को ये भैया लाइट रेज भैया यहीं से S1 और S2 से आती हुई क्या होगी मेरे भाई? दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तेरे को ये जो लाइट वेव्स हैं या लाइट रेज हैं क्या वो S1 और S2 से आती हुई दिखाई देंगी? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, S1 और S2 से आती हुई दिखाई देंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? तेरे को लगेगा कि भैया ये जो लाइट रेज है वो दो अलग अलग सोर्सेज से आ रही है, जबकि ये जो दोनों लाइट रेज हैं वो एक ही सोर्स से पैदा हुई है। तो इसका मतलब याद रखना, क्या तूने यहां पे एक ही सोर्स से भैया दो सोर्स बना दिए, तो इसका मतलब ये जो दोनों लाइट रेज है वो एक ही सोर्स से निकली है, तो इसका मतलब इन दोनों लाइट वेव्स की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो इसका मतलब क्या तूने यहां पे एक ही सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्सेज बना दिए? मैंने कहा बिल्कुल सर। तो भैया इसी को अपन पढ़ते हैं कहां पे? YDSC में। और एक तरीका और है यहां पे, एक तरीका और है यहां पे, क्या? कोई बात नहीं, एक तरीका और है यहां पे। कैसे? कि भैया यहां पे मैंने बोल दिया कि यहां पर एक है प्लेन मिरर, कुछ इस प्रकार से। यहां पर एक है क्या मेरे भाई? प्लेन मिरर। बिल्कुल सर, यहां पर क्या है? एक प्लेन मिरर है। मैंने बोला कि भैया मैंने यहां पर रख दिया एक लाइट का सोर्स कुछ इस प्रकार से, और यहां पर आगे मैंने लगा दी एक दीवार। आगे मैंने लगा दी एक दीवार कुछ इस प्रकार से, दीवार। ठीक है सर। तो अब क्या होगा सर? अब इस लाइट के सोर्स से लाइट रेज निकलेंगी कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से निकलेंगी। एक लाइट रे मान ले ऐसे चली गई। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, एक लाइट रे कुछ इस प्रकार से चली गई। ठीक है, तो क्या यहां पे एक ही लाइट रे होगी? हो सकता है कि भैया कोई दूसरी लाइट रे इस प्रकार से चली जाए, इस मिरर से टकराकर, इस मिरर से टकराकर कुछ इस प्रकार से चली जाए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से चली जाए। मान ले यहां से एक लाइट रे निकली, वो मिरर पे टकराई, तो क्या उसका रिफ्लेक्शन होगा? और रिफ्लेक्शन होके मान ले वो उस दीवार से टकरा गई। बिल्कुल सर। तो मान ले ये किसी P पॉइंट पे टकरा गई। बिल्कुल सर। तो इस P पॉइंट के लिए ये जो दूसरी लाइट रे है ये कहां से आती हुई नजर आएगी? वो सर यहां से आती हुई नजर आएगी, जिसको मैंने बोल दिया मान ले किसी दूसरे पॉइंट से, S डैश से। तो इस P पॉइंट के लिए ये जो दूसरी वाली लाइट रे है वो इस वाले पॉइंट S डैश से आती हुई क्या होगी मेरे भाई? नजर आएगी। तो इसका मतलब इस P पॉइंट को लगेगा कि मेरे पास दो लाइट रेज आ रही हैं। किससे सर? एक तो आ रही है S से और एक आ रही है सर S डैश से। जबकि हमें पता है कि सर ये जो लाइट रेज है वो एक ही सोर्स S से क्या हुई है? ओरिजिनेट हुई है। जबकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है सर? सेम है। लेकिन फिर भी इस P पॉइंट को लगेगा कि सर यहां पे मेरे पास दो सोर्सेज है, S और S डैश, और ये जो दोनों लाइट रेज हैं वो इन दोनों से मेरे पास आ रही हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो इस P पॉइंट के लिए ये जो S और S डैश है ये क्या हो गए सर? कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। क्या हो गए मेरे भाई? कोहेरेंट सोर्सेज हो गए। और इसी सेटअप को भैया क्या बोलते हैं? इसी सेटअप को बोलते हैं सर लॉयड्स मिरर। हालांकि इस पे ज्यादा कोई सवाल आए नहीं है यार। हां, कभी एक बार आया था, उसके बाद इस पे कोई सवाल देखने को नहीं मिला। ये भी अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तू बस इतना याद रख कि अगर तेरे को एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो तेरे पास जो सोर्सेज होने चाहिए वो क्या होने चाहिए सर? कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। बिल्कुल सर। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होती है सर? ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है? सेम होती है। बिल्कुल सर। जिनका जो फेज डिफरेंस है वो वक्त पे क्या नहीं करता? डिपेंड नहीं करता। वो वक्त के हिसाब से क्या रहता है सर? कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल सर। और अगर तू मार्केट से दो फ्रेश सोर्स खरीद के लेके आ जाएगा तो वो ऑलवेज क्या होंगे सर? वो ऑलवेज इनकोहेरेंट होंगे। बिल्कुल सर। ऑलवेज क्या होंगे सर? ऑलवेज इनकोहेरेंट होंगे। बिल्कुल सर, सही बात है। और याद रखना, इनकोहेरेंट सोर्सेज का जो फेज डिफरेंस होता है, इनकोहेरेंट सोर्सेज का जो फेज डिफरेंस होता है, जिसको अगर मैं एक बार के लिए डेल्टा फाई से दिखा दूं तो सर वो
वक्त का फंक्शन होता है, वो क्या होता है, वक्त का फंक्शन होता है, याद रखना। बिल्कुल सर। तो भैया ये तो चलो बात हो गई किसकी सर, कोहेरेंट सोर्सेज की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई सर, ये कोहेरेंट सोर्सेज की बात हो गई। लेकिन अब अगर अपन बात करें यहां पर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया, इतना ये लिख लिया था। अगर किसी को लिखना हो भाई लिख लो यार, अगर लिखना हो तो लिख लो, ये लिख लो यार जल्दी से अगर लिखना है तो। फिर लेकिन फिर भी मैं पीपीटी अटैच कर दूंगा भैया, लिख लेना आराम से, ठीक है। ये लिख लो, ये बनाना चाहो तो बना लो यार, ये बना लो, ठीक है, ये सही रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है भैया। तो भैया अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, हमने हाइगन्स वेव थ्योरी पढ़ी। हालांकि इससे कोई सवाल ज्यादा आते नहीं है, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है वो भैया आगे चैप्टर में होता है, ठीक है। अब भैया बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं भैया मेन चीज की, जिसका नाम है क्या, इंटरफेरेंस। बिल्कुल सर। अब अगर बात करें भैया किसकी, इंटरफेरेंस की। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि भैया दो तरीके के ग्रुप थे, एक ग्रुप ये मानता था कि भैया लाइट के पास पार्टिकल नेचर है, और दूसरा ग्रुप ये मानता था कि सर लाइट के पास वेव नेचर है। हालांकि ये सन 1600 की बात है, तब न्यूटन जी का दबदबा काफी बड़ा था, तो उनकी बात मानी गई। लेकिन जैसे ही समय बीता, 100 साल के बाद भैया वो लोग भी अपना काम करने में लगे हुए थे, तो भैया उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैथमेटिकली ये दिखा दिया कि भैया दो रोशनी को मिलाकर हम एक पॉइंट पे अंधेरा दिखा सकते हैं, कि भैया एक रोशनी दूसरी रोशनी बराबर अंधेरा हम दिखा सकते हैं। और ये तभी मुमकिन था जब लाइट के पास कैसा नेचर हो सर, लाइट के पास वेव नेचर हो। बिल्कुल सर। तो सर अब वही चीज हम यहां पे करने वाले हैं कि सर कि दो रोशनी को मिलाकर हम अंधेरा कैसे प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली। और कल की क्लास में हम देखेंगे कि भैया दो रोशनी को मिलाकर हम अंधेरा किस प्रकार एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया हमने, जिसको अपन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। उसमें जो वेरिएशन है वो सब कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए अपन ये पढ़ेंगे कि भैया मैथमेटिकली हमने इसको कैसे प्रूव किया, मैथमेटिकली हमने इसको कैसे प्रूव किया, मैथमेटिकली हमने इसको कैसे प्रूव किया। एक सेकेंड, हाँ तो भैया वापस अपनी वीडियो पे चलते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुन, इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि जब तूने दो वेव्स को, जब वो जो दो कोहेरेंट सोर्सेज से निकली हो, किसी एक पॉइंट पे क्या किया तूने, सुपर इंपोज किया। मतलब सुपर इंपोज करने का मतलब मिलाया। तो भैया तेरे को उस पॉइंट पे, तेरे को उस स्पेस में हर एक बिंदु पर अलग अलग बिंदु पर डेफिनेट इंटेंसिटी का पैटर्न देखने को मिला। डेफिनेट इंटेंसिटी का क्या देखने को मिला, पैटर्न देखने को मिला। मतलब ये है कि मान ले तूने भैया दो यहां से वेव्स भेजी, दो कोहेरेंट सोर्सेज से वेव्स भेजी किसी एक पॉइंट पे। बिल्कुल सर। मान ले तूने यहां पर ये S1 ये S2, तेरे पास दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तूने यहां से क्या किया, तूने यहां से किसी पॉइंट पे दो वेव्स भेजी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो भैया तेरे को यहां पे क्या देखने को मिला, तेरे को यहां पे मान ली इस P पॉइंट पे एक डेफिनेट इंटेंसिटी पैटर्न देखने को मिला। और वैसे ही जब तूने अलग अलग पॉइंट्स पे जब इंटेंसिटी को ऑब्जर्व किया, तो तेरे को भैया अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग क्या देखने को मिली, इंटेंसिटी देखने को मिली। कहीं पे तेरे को मिनिमम इंटेंसिटी देखने को मिली, कहीं पे तेरे को मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिली, कहीं पे तेरे को 0 इंटेंसिटी देखने को मिली, तो कहीं पे 4I0 इंटेंसिटी देखने को मिली। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी पॉइंट पे तो हमें 4 गुना इंटेंसिटी मिल रही है, और किसी पॉइंट पे हमें 0 इंटेंसिटी मिल रही है, किसी पॉइंट पे हमें I0 देखने को मिल रही है, किसी पॉइंट पे हमें 2I0 देखने को मिल रही है, किसी पॉइंट पे 3.1I0 देखने को मिल रही है, किसी पॉइंट पे 2.9I0 देखने को मिल रही है। तो क्या सर ये एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो रहा है, क्या यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन फेल हो गया? मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है। वो सारी कहानी, सारी बातें अपन क्या करेंगे मेरे भाई, इस इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में क्या करते हैं मेरे भाई, पढ़ते हैं। इस इंटरफेरेंस वाले टॉपिक में अपन क्या करते हैं मेरे भाई, उस चीज को पढ़ते हैं। तो भैया वैसे बेसिकली अगर मैं ऐसा बोलूं, तेरे पास दो लाइट वेव्स है, अपन इंटरफेरेंस किसका पढ़ रहे हैं सर, लाइट का। तो सर इसका मतलब यहां पे तेरे को दो लाइट वेव्स की इक्वेशन दी होगी, बेसिकली है तो वेव्स ही ना। तो मान ले तेरे पास दो वेव्स हैं सर, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, ये पहली वेव हो गई। और वहीं अगर तू यहां पे दूसरी वेव लिखेगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव,
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम है, क्यों सर? सोर्सेज कैसे हैं? कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो इसका मतलब मैंने एम्पलीट्यूड यहाँ पे अलग अलग लिया है। तो अगर तू यहाँ पे अगर इन दोनों वेव्स को किसी पॉइंट पे क्या कर रहा है मेरे भाई, सुपर इंपोज करा रहा है, सुपर इंपोज कराने का मतलब तू इन दोनों को मिला रहा है, तो भैया इन दोनों का नेट कैसे लिखेगा? किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे देखो तो इन दोनों का नेट देखने को मिलेगा। तो इन दोनों का नेट कैसे लिखेगा सर? y1 प्लस y2। बिल्कुल सर, y1 प्लस y2 देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यहां से तू क्या लिख सकता है सर? a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ये तेरे को क्या होगा मेरे भाई? देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, ये देखने को मिलेगा। अब जिन बच्चों को पता होगा इनको हम बाद में इस प्रकार से लिख देते हैं सर, ए नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। अब कई बच्चों को तो भैया देख के समझ में आ गया होगा कि सर ये सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम की तरह है, कि सर ये सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम की तरह है। भैया एसएचएम में अपन क्या करते थे सर? एसएचएम में अपन दो एसएचएम का सुपर इंपोजिशन पढ़ते थे। कैसे? कुछ इस प्रकार से सर, मान ले तेरे पास एक इक्वेशन थी एसएचएम की, वो कुछ इस प्रकार थी, a1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी इक्वेशन थी सर y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो भैया जब तू इन दोनों को जोड़ता था तो क्या आता था सर? y नेट बराबर a नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। बिल्कुल सर, और जहां पर जो a नेट होता था सर वो आता था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई का होल अंडर रूट। ये वेक्टर नहीं था, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स थे वो वेक्टर की तरह ही क्या हो रहे थे मेरे भाई? आ रहे थे। तो इसका मतलब हमने इसको इस प्रकार से क्या कर दिया था मेरे भाई? लिख दिया था, जहां पे a नेट की वैल्यू ये थी, और जो tan अल्फा आता था, tan अल्फा वो कुछ इस प्रकार से आता था सर, a2 साइन फाई अपॉन में a1 प्लस a2 कॉस फाई। लेकिन फिर भी भैया मैं बोलूंगा कि ये मैथमेटिक्स तेरे किसी भी काम की नहीं है। तू केवल और केवल क्या कर मेरे भाई? तू केवल और केवल रिजल्ट्स पे फोकस कर। ये तो एसएचएम की थी, तो इसमें क्या फर्क है भैया? यहां पे केवल और केवल ओमेगा टी था, तो यहां पे क्या कर दिया तूने? यहां पे बस तूने क्या कर दिया? ओमेगा टी माइनस के एक्स कर दिया। इस प्रकार से, इस प्रकार से a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a2 कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कर दिया। अब अगर मैं ऐसा बोल दूं, इफ पुट x बराबर 0, क्या मैं नहीं रख सकता? क्या, क्यों नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूं। अबे मेरी बात सुन, अपन क्या कर रहे हैं कि सर दो कोहेरेंट सोर्सेज से निकली हुई वेव्स को किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? सुपर इंपोज करा रहे हैं, और वहां पे इंटेंसिटी का वेरिएशन देख रहे हैं। तो मैंने बोल दिया कि भैया मैं साला जाके ओरिजिन पे खड़ा हो गया, मैं ओरिजिन पे खड़ा हो गया, मैं वहां पे ऑब्जर्व कर रहा हूं। ओरिजिन का मतलब क्या हो गया? मैंने x बराबर 0 पुट कर दिया। तो इसका मतलब जब मैंने x बराबर 0 पुट कर दिया तो क्या ये यही वाली चीज तो बन गई? बिल्कुल सर, यही वाली चीज तो बन गई। तो इसका मतलब इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुन, मैंने क्या किया? जब मैंने इन दोनों को y नेट इन दोनों को मिलाया तो सर इसका रिजल्ट कुछ इस प्रकार से ही आएगा। तो इसका मतलब सर यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? ए नेट साइन, यहां पे केवल और केवल क्या था सर? ओमेगा टी था। तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे क्या है? ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो इसका मतलब सर यहां पे जो नेट आया था ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा आया था, यहां पे क्या आ जाएगा सर? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। से और बाकी की सारी चीजें क्या रहेंगी मेरे भाई? सेम रहेंगी। ये सारी चीजें क्या रहेंगी मेरे भाई? सेम रहेंगी। बाकी के सारे रिजल्ट्स क्या रहेंगे मेरे भाई? सेम रहेंगे, ठीक है। अब कई बच्चों को होता है कि सर ये कैसे आया सर, हमें तो पूरा बताओ। तो भैया उसकी मैथमेटिक्स भी मैं क्या करता हूं? पूरी लिख देता हूं। तो एक सेकंड रुक उसके लिए। हाँ तो भैया
मैंने वो सारी की सारी मैथमेटिक्स क्या करी है भाई, यहाँ पे मैंने लिख दी है, ठीक है। ये देख मैंने बोल दिया कि भैया y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है। जब मैंने इन दोनों को सुपर इंपोज कराया तो y नेट बराबर y1 प्लस y2, बिल्कुल सर। तो y नेट बराबर क्या हो गया सर, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। अब मैंने क्या किया भैया, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सर मैंने ओमेगा टी माइनस के एक्स को क्या मान लिया, b। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से बन गई सर, a1 साइन b प्लस a2 साइन b प्लस 5, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। अब y नेट बराबर क्या होगा, जब मैंने यहां पे साइन b प्लस 5, सर ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला हो गया, वो कैसे खोलते थे सर, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, बिल्कुल सर। तो जब मैंने इन सबको खोला तो भैया ये इस प्रकार से आया, a1 साइन b प्लस a2 साइन b कॉस 5, और ये सब कुछ इस प्रकार से आ गया तामझाम। अब इधर देख, जब मैंने इन दोनों में से साइन b को कॉमन लिया तो ये इस प्रकार से आया सर, a1 प्लस a2 कॉस 5 प्लस a2 कॉस b साइन 5, बिल्कुल सर। और मैंने यहां पे लिख दिया कि मैंने a1 प्लस a2 कॉस 5 को मैंने a मान लिया और a2 साइन 5 को मैंने b मान लिया, बिल्कुल सर। और जब मैंने एक ट्राइंगल बनाया तो भैया ट्राइंगल में मैंने इसको एंगल को अल्फा मान लिया और मैंने सामने वाली साइड को b और इस वाली साइड को a मान लिया। तो भैया पाइथागोरस थ्योरम से जो हाइपोटेन्यूस निकल के आएगी सर, वो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल के आएगी। वहीं अगर जब मैंने इन सबको यहां पे पुट किया तो ये कुछ इस प्रकार से बन गया, और मैंने यहां पे b की वैल्यू फिर से रख दी, ठीक है। तो सर मैंने क्या किया भैया, मैंने ऊपर और नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो भैया मैंने क्या देखा कि सर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस, अब तेरे को पता है कि सर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है सर, वो होती है सर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल सर। तो मैंने क्या किया भैया, मैंने ऊपर नीचे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, जहां पे मैंने ऊपर वाले अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को बाहर रखा और अंदर उसको उससे डिवाइड कर दिया। तो अब यहां से तू देख पा रहा है कि सर a अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहां से क्या निकल के आ रहा है सर, कॉस अल्फा, और ये वैसे का वैसा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस में। अब सर ये तू यहां पे देख सकता है कि सर ये क्या निकल के आ रहा है सर, साइन अल्फा। तो ये क्या बन गया, साइन अल्फा इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ये यहां से जब हमने कुटर पुटर किया तो यहां से ये निकल के आया कि भैया वाई नेट बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। और फिर वैसे ही आगे मैंने लिख दिया कि जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, जहां पे जो a नेट की वैल्यू है वो ये निकल के आती है मेरे भाई, ठीक है। तो अब बेसिकली भैया ये मैथमेटिक्स किसी भी काम की नहीं है, मेन चीज क्या है कि रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है इसके। तो भैया याद रखना कि सर जो मेरे पास वाई नेट निकल के आया वो निकल के आया सर a नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा, जहां पे जो a नेट था वो सर नेट एम्पलीट्यूड, तो सर उसका क्या रिजल्ट आया था, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 इंटू कॉस फाई इसकी होल पावर 1/2, तो ये निकल के आया। अब अगर मैं तेरे से यहां पे बात करूं कि सर अगर मैं तेरे से यहां पे पूछूं कि भैया यहां से a मैक्स कितना हो सकता है, यहां से सर a मैक्स कितना हो सकता है, तो सर a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो हमें तभी मिलेगा जब ये cos फाई क्या बन जाए सर 1 बन जाए। तो इसका मतलब सर a मैक्स तो हमें तभी मिलेगा जब cos फाई क्या बन जाए 1 बन जाए। अगर तू किसी भी प्रकार से cos फाई को 1 बना पाया तो तेरे को क्या मिलेगा, उस स्पेस में किसी उस पॉइंट पे जहां पे तू ऑब्जर्व कर रहा है वहां पे तेरे को क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा सर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर। और हां, और अगर साथ में मैं ये भी कर दूं और अगर तूने ये भी बना दिया a1 बराबर a2 बराबर a0, और अगर तूने दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड को भी सेम कर दिया तो तेरे को यहां पे क्या देखने को मिलेगा, तो तेरे को भैया यहां पे देखने को मिलेगा a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई की वैल्यू क्या रख दी तूने 1, और होल पावर क्या हो गई इसकी 1/2। तो ये क्या बन गया मेरे भाई, a0 स्क्वायर प्लस a0 स्क्वायर प्लस 2a0 स्क्वायर इसकी होल पावर 1/2। ये क्या बन गया मेरे भाई, 4a0 स्क्वायर की पावर 1/2। और जब तूने इसका रूट लिया, अबे लूट लिया नहीं, रूट लिया, तो इसका मतलब सर a नेट मैक्सिमम तेरे पास क्या निकल के आया
सर 2a0। इसका मतलब अगर तू किसी भी प्रकार से cos फाई को 1 बना पाया और अगर तूने दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड को भी सेम रख दिया तो तेरे को भैया उस पॉइंट पे क्या मिलेगी, उस पॉइंट पे तेरे को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा सर, वो डबल ऑफ ओरिजिनल एम्पलीट्यूड होगा, दुगना एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा तेरे को। और चूंकि तेरे को पता होगा, नहीं पता तो एक बार ये समझ ले कि सर जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर तू उस पॉइंट पे आई नेट मैक्सिमम, और अगर तूने ऐसा बोल दिया कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो उस पॉइंट पे जो नेट इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी सर, मैक्सिमम होगी। तो आई नेट मैक्सिमम भी क्या हो जाएगी सर, ए नेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो इसका मतलब ए मैक्स का स्क्वायर, यानी कि आई मैक्सिमम कितनी हो जाएगी सर, वो 4i0 के बराबर हो जाएगी। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सर i1 बराबर i2 बराबर i0, क्यों? क्योंकि अगर तूने दोनों के एम्पलीट्यूड को सेम कर दिया तो इसका मतलब तूने दोनों की इंटेंसिटी भी क्या कर दी मेरे भाई, सेम। क्यों? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। बाकी सारी चीज तो तूने सेम कर ही दी। अबे फ्रीक्वेंसी सेम कर दी, k की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब बाकी सारी चीज तो सेम हो ही गई। और अब जब तूने एम्पलीट्यूड भी सेम कर दिया तो इसका मतलब दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी भी क्या हो गई सर, सेम हो गई। और अगर दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी सेम हो गई तो उस पॉइंट पे जहां पे तेरे को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने को मिल रहा है तो वहां पे तेरे को क्या मिलेगी, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम देखने को मिलेगी। और वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी सर, वो 4 गुना इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे तूने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखा वहां पे तेरे को इंटेंसिटी 4 गुना देखने को मिली। इसका मतलब तूने एक पॉइंट i0 और i0 दो इंटेंसिटीज भेजी, लेकिन उस पॉइंट पे तेरे को क्या देखने को मिली मेरे भाई, उस पॉइंट पे तेरे को इंटेंसिटी 4 गुना देखने को मिली, यानी कि एनर्जी 4 गुना देखने को मिली। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि तूने उस पॉइंट पे 10 जूल और दूसरी 10 जूल एनर्जी भेजी, टोटल 20 जूल एनर्जी भेजी, लेकिन तेरे को देखने को कितनी मिली सर, 40 जूल की एनर्जी देखने को मिली। और इसी को भैया हमने क्या बोल दिया, इसी को भैया हमने बोल दिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसी को हमने क्या बोल दिया मेरे भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सर इसका मतलब क्या, एनर्जी का वायलेशन हो गया क्या, एनर्जी कंजर्वेशन की धज्जियां उड़ गई क्या? मैंने कहा भाई रुको यार, अभी तो ये बात हुई है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं ये तो सर होगी किसके लिए, मैक्सिमम के लिए, तो सर मिनिमम भी तो बताओ। तो इसका मतलब सर ए नेट निकल के आया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 cos फाई इसकी पावर 1/2। अब अगर मैं तेरे से यहां पे बोलूं कि सर मेरे को ये बता दो कि a मिनिमम कितना हो सकता है, कि सर कम से कम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, तो तू बोलेगा कि सर अगर आपको मिनिमम चाहिए तो cos फाई की वैल्यू मिनिमम करनी पड़ेगी, और cos फाई की वैल्यू मिनिमम होती है सर 0। और जैसे ही तू बोलेगा तेरा आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि भैया cos फाई की जो रेंज होती है वो होती है सर -1 से 1। कान पे चपेट पड़ेगा अगर cos फाई की वैल्यू 0 बोल दी तो। भाई cos फाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। तो इसका मतलब सर अगर मेरे को a मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब मेरे को cos फाई की वैल्यू मिनिमम करनी पड़ेगी, और अगर cos फाई की वैल्यू मिनिमम करनी पड़ेगी तो इसका मतलब मुझे cos फाई को क्या रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब cos फाई की वैल्यू -1, तो इसका मतलब सर यहां से क्या हो जाएगा। और हां, और अगर तू ये और बना दे साथ में एक बार के लिए कि भैया दोनों के एम्पलीट्यूड सेम कर दे, और अगर तूने दोनों के एम्पलीट्यूड को सेम कर दिया तो इसका मतलब तूने दोनों की इंटेंसिटी को फिर से क्या कर दिया मेरे भाई, सेम कर दिया। तो इसका मतलब यहां से क्या हो जाएगा सर, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई की वैल्यू -1 इसकी पावर 1/2। तो इसका मतलब सर a मिनिमम कितना निकल के आएगा, 2a0 स्क्वायर माइनस 2a0 स्क्वायर इसकी पावर 1/2। तो ये क्या निकल के आया, 0। ये क्या निकल के आया मेरे भाई, 0। तो भाई याद रखना कि इस पॉइंट पे जहां पे अगर तूने किसी प्रकार से cos फाई की वैल्यू -1 बना दी
तो इसका मतलब तेरे को उस पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड। और मिनिमम एम्पलीट्यूड, और अगर दोनों के एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, तो इसका मतलब तेरे को उस पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा, मिनिमम एम्पलीट्यूड 0 देखने को मिलेगा। और यही अगर तू साउंड के सोर्स के लिए बात करता कि कोई एक साउंड सोर्स है और कोई दूसरा साउंड सोर्स है, दोनों कोहेरेंट है, दोनों से जो साउंड वेव निकली किसी एक पॉइंट पे जाके सुपर इंपोज हुई, और अगर तूने कैसे भी करके दोनों का एम्पलीट्यूड सेम कर दिया और cos फाई की वैल्यू -1 कर दी, तो तेरे को क्या होगा, उस पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा, सन्नाटा देखने को मिलेगा। तू बोलेगा इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वही वाली शोले वाली कहानी, ठीक है। तो भैया ये वही बात है, और याद रखना ये जो अपन इंटरफेरेंस पैटर्न पढ़ रहे हैं, ये इसकी जो मैथमेटिक्स है वही सेम मैथमेटिक्स तेरे को कहां देखने को मिलेगी, साउंड वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी, जहां पे तू पढ़ेगा इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव्स। तो मैं यही बोलूंगा कि अगर किसी बच्चे ने क्लास 11th में साउंड वेव्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, तो वो भैया लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस को पढ़कर वहां के सवाल लगा सकता है। और अगर किसी बच्चे ने लाइट वेव्स का चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है और उसने साउंड वेव्स का नहीं पढ़ा, तो भैया वो यहां से पढ़ के, इनकी मैथमेटिकल चीजों को पढ़ के, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को पढ़ के भैया वो साउंड वेव्स के सवाल क्या कर सकता है भाई, बना सकता है। अबे साउंड वेव्स में क्या करेगा, वो तेरे को प्रेशर की इक्वेशन दे देगा। साउंड वेव में क्या करेगा, वो तेरे को प्रेशर की इक्वेशन दे देगा। और अगर उसने तेरे को प्रेशर की इक्वेशन दे दी, भैया मैथमेटिक्स तो सेम ही है ना, तो मैथमेटिक्स सेम है तो वही मैथमेटिक्स लगा दे। बात आई समझ में। और अगर तूने किसी भी प्रकार से cos फाई की वैल्यू -1 कर दी, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम कर दिया, तो भैया याद रखना तेरे को उस पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा, सन्नाटा देखने को मिलेगा। और अगर तूने किसी भी प्रकार से cos फाई की वैल्यू 1 कर दी, एम्पलीट्यूड बराबर कर दिया, तो तेरे को भैया उस पॉइंट पे 4 गुना शोर देखने को मिलेगा। और यही सेम कहानी भैया लाइट वेव्स के लिए है कि भैया अगर तूने किसी भी पॉइंट पे क्या किया भैया, एम्पलीट्यूड को 0 कर दिया, यानी कि तूने cos फाई की वैल्यू -1 कर दी और a1 a2 को बराबर कर दिया, तो वहां पे तेरे को क्या देखने को मिलेगा कि भैया दो रोशनी आई, एक आई दूसरी आई, और भैया दोनों को मिला के तेरे को वहां पे क्या देखने को मिला, अंधेरा। क्या देखने को मिला, अंधेरा। अंधेरा देखने को मिला। बात आई समझ में। बिल्कुल सर, अंधेरा देखने को मिला। तो भैया इसी प्रकार से अगर तू इंटेंसिटी के लिए खेलेगा, तो सर तेरे को पता है कि सर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर यहां पे एम्पलीट्यूड ही 0, तो इसका मतलब आई नेट बराबर भी क्या हो जाएगा सर, 0। आई नेट बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब तेरे को इस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगी सर, 0। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे एक आई नॉट, दूसरी आई नॉट, और नेट क्या मिला, 0। यानी कि तेरे को भैया रोशनी प्लस रोशनी बराबर क्या मिला, डार्कनेस। रोशनी प्लस रोशनी बराबर डार्कनेस। डार्कनेस देखने को मिली तेरे को वहां पे। कमाल हो गया ना। अब बात करें कि सर क्या केवल और केवल यही दो ही होगी क्या, इंटेंसिटी 0 और 4i0? नहीं यार, मैं अगर ऐसा बोलूं तू cos फाई की वैल्यू कुछ और ले ले, -1 से 1 के बीच में ले ले, तो क्या वहां पे नेट एम्पलीट्यूड कुछ और निकल के आएगा? बिल्कुल सर, नेट एम्पलीट्यूड कुछ और निकल के आएगा। और अगर नेट एम्पलीट्यूड कुछ और निकल के आएगा, तो क्या नेट इंटेंसिटी भी कुछ और निकल के आएगी? हां, लेकिन जो नेट इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे आएगी, वो भैया क्या होगी सर, 4i0 और 0 के बीच में ही होगी। अब किसी पॉइंट पे तेरे को भैया 0 मिल रही है, किसी पॉइंट पे तेरे को 4i0 मिल रही है, किसी पॉइंट पे तेरे को 2i0 मिल रही है, किसी पॉइंट पे i0 मिल रही है। तो अब यहां से तू कह सकता है कि सर यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन बिल्कुल नहीं हुआ, यहां से बस आसपास की एनर्जी एक दूसरे में मिल गई है। आसपास की एनर्जी एक दूसरे में मिल गई है। सर अब तू सिर्फ 4i0 वाली जगह को देख रहा है, अबे कहीं कहीं पे 0 भी तो है, कहीं कहीं पे 0 भी तो है, कहीं कहीं पे 2.1i0 भी तो है, कहीं कहीं पे 3.9i0 भी तो है, कहीं कहीं पे 2.7i0 भी तो है, कहीं कहीं पे 0.7i0 भी तो है। बात आई समझ में। तो इसका मतलब भैया एनर्जी कहीं गई नहीं है, वो बस भैया आसपास की एनर्जी एक दूसरे में क्या हो गई है, मिक्स हो गई है। बात आ रही है समझ में। और इसी प्रकार से तेरे को भैया अलग अलग जगहों पे कहीं पे ज्यादा इंटेंसिटी देखने को मिलती है, कहीं पे 0 मिलती है, कहीं पे बिल्कुल सन्नाटा मिलता है, कहीं पे तेरे को भैया 2.7i0 मिलती है, कहीं पे 2.1i0 मिलती है, कहीं पे तेरे को 4i0 मिलती है। बात आई समझ में। इसी प्रकार से अगर तू साउंड वाले सोर्सेस के लिए बात करेगा, कहीं पे तेरे को भैया 0 नॉइज सुनाई देती है, कहीं पे तेरे को मैक्सिमम नॉइज सुनाई देती है, कहीं पे तेरे को उनके बीच की नॉइज सुनाई देती है। बात आई समझ में। तो इस प्रकार से क्या होगा मेरे भाई, ये सारी कहानी होगी। और अब अगर तू यहां पे बोलेगा कि सर ए नेट क्या निकल के आया था, सर ए नेट निकल के आया था
अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। बिल्कुल सर, ये निकल के आया था। और सर आपने बताया कि सर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब सर यहां से क्या होगा, इंटेंसिटी बराबर, अगर तू प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएगा तो एक के आएगा, कांस्टेंट आएगा। बिल्कुल सर, ये आएगा। तो इसका मतलब सर अगर मैं सोर्स नंबर 1 के लिए बात करूं तो इंटेंसिटी बराबर के A1 स्क्वायर, I1 बराबर के A1 स्क्वायर। वैसे ही सर I2 बराबर के A2 स्क्वायर। सर आपने के सेम ही क्यों यूज किया? अबे कोहेरेंट सोर्सेज है, सारी चीजें सेम है। तो इसका मतलब सर आई नेट के लिए भी तो के ए नेट स्क्वायर होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब सर यहां से क्या हो जाएगा, अगर तू यहां पे ए नेट की वैल्यू देखेगा तो ए नेट की वैल्यू यहां से क्या लिख सकता है सर, ए नेट की वैल्यू यहां से लिखेगा, यहां से अंडर रूट आई नेट अपॉन में अंडर रूट के। बिल्कुल सर यही बात लिखूंगा, बराबर अंडर रूट के अंदर। अब A1 की वैल्यू, A1 स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या लिखेगा सर, I1 बाय के। वैसे ही A2 की वैल्यू, A2 स्क्वायर की वैल्यू I2 बाय के। वैसे ही सर A1 की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट I1 अपॉन में के। बिल्कुल सर, अंडर रूट I1 अपॉन में अंडर रूट के। वैसे ही सर A2 की वैल्यू अंडर रूट, और ये कॉस फाई। सर अबे मैंने वही लिखा है इधर देख सर, यहां से ए नेट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अंडर रूट आई नेट अपॉन में अंडर रूट के। वैसे ही सर A1 की वैल्यू लिख दी, A2 की वैल्यू लिख दी, उन दोनों के स्क्वायर की वैल्यू लिख दी और कॉस फाई आ गया। मैंने यही तो लिखा है यहां पे। अब मेरी बात सुन, क्या तू यहां से देख पा रहा है कि सर यहां से जब तू ये के और ये भी के, जब इनको बाहर कॉमन निकालेगा तो क्या रूट के बाहर आएगा। तो इसका मतलब यहां से ये, यहां से ये, यहां से ये दोनों और यहां से ये क्या कैंसल आउट हो जाएंगे। बिल्कुल सर कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहां से जो नेट फंक्शन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा सर, अंडर रूट आई नेट ये निकल के आएगा। बिल्कुल सर। और अगर मैं दोनों साइड से रूट कैंसिल कर दूं, दोनों साइड से रूट कैंसिल कर दूं तो क्या यही निकल के आएगा, आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस फाई। बिल्कुल सर। तो ये तेरा क्या निकल के आ गया भाई, किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकल के आ गई, तो उस पॉइंट पे मेरे को फाई की वैल्यू बता दे, तो उस पॉइंट पे मेरे को फाई की वैल्यू बता दे, तो क्या मैं उस पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी बता दूंगा अगर दोनों सोर्सेज की जो इंटेंसिटी है वो I1 I2 है। तो मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है सर। तो ये तेरा क्या निकल के आ गया भाई, इंटेंसिटी का फंक्शन। तो भैया ये जो दो रिजल्ट्स हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको भैया मैं क्या बोलूं, इक्वेशन नंबर 1। तो भैया ये जो दो रिजल्ट्स है भैया काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ये जो दो रिजल्ट्स निकल के आए हैं भैया काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आए हैं। बात आई समझ में? मैंने बोला सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो भैया इन्हीं दोनों रिजल्ट्स को अपन आगे बढ़ाते हुए अगर मैं यहां पे ऐसा बोलूं कि सर ए नेट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई इसकी होल पावर अंडर रूट। बिल्कुल सर। और यहीं पे अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर आई नेट I1 ये निकल के आई। बिल्कुल सर ये निकल के आई। एक सेकेंड यार, ठीक है। तो सर ये अब हमारी क्या आ गई, नेट एम्पलीट्यूड का फंक्शन आ गया, और ये हमारा क्या आ गया, नेट इंटेंसिटी का फंक्शन आ गया किसी भी पॉइंट पे। अब मैं अगर ऐसा बोलूं इफ A1 बराबर A2 बराबर A0, अगर मैं इसी के अंदर ये लिख दूं तो क्या होगा सर, ए नेट निकल के आएगा। अगर मैं इसका जनरलाइजेशन लिखूं, अगर मैं इसका जनरल स्टेटमेंट लिखूं तो क्या निकल के आएगा, तो सर इसका जो जनरल स्टेटमेंट निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई
इसकी पावर 1/2। तो इसका मतलब सर यहां से क्या निकल के आया, 2a0 स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। बिल्कुल सर, ये निकल के आया वह। और इसका मतलब सर जब तू यहां से 2a0 स्क्वायर और 2a0 स्क्वायर इनमें से कॉमन ले लेगा तो यहां अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस फाई इसकी पावर 1/2। और अगर तेरे को थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती हो तो भैया या फिर इसको याद कर लेना कि सर कॉस फाई की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर 5/2 -1। 2 कॉस स्क्वायर 5/2 -1। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, या फिर एक सेकेंड, इसको याद रख लेना यार, ठीक है। तो सर अगर मैं यहां से लिखूंगा तो यहां से क्या आएगा सर, ये ए नेट बराबर ब्रैकेट में, और ये क्या निकल के आएगा 1 प्लस कॉस फाई की वैल्यू यहां से रख दूंगा 2 कॉस स्क्वायर 5/2 -1 और इसकी पावर 1/2। तो सर ए नेट की वैल्यू निकल के आएगी 2a0 स्क्वायर इंटू 2, यानी कि सर 4a0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 और इसकी पावर 1/2, यानी कि सर ए नेट की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 2a0 कॉस स्क्वायर कॉस 2a0 कॉस 5/2। ये तेरा क्या निकल के आ गया, किसी भी जगह पे नेट एम्पलीट्यूड का फंक्शन निकल के आ गया, नेट एम्पलीट्यूड का फंक्शन निकल के आ गया। कब सर, जब a1 a2 क्या हो, बराबर हो। कब सर, जब a1 a2 क्या हो, बराबर हो। ये कब है, जब बिल्कुल सर। और अगर तूने a1 a2 को बराबर कर दिया तो इसका मतलब i1 i2 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भैया उनके लिए और देख ले, एक मिनट उनके लिए और देख ले। इफ i1 बराबर i2 बराबर i0, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो यहां से क्या निकल के आएगा सर, i नेट बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 कॉस फाई। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर यहां से आई नेट क्या निकल के आएगा, यहां से आई नेट निकल के आएगा 2i0 प्लस ये भी i0 बन जाएगा। इसका मतलब सर जब मैं ये 2i0 कॉमन लूंगा, दोनों में से 2i0 कॉमन लूंगा तो ये 2i0 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा सर 1 प्लस कॉस फाई। बिल्कुल सर 1 प्लस कॉस फाई बचा। तो इसका मतलब सर फिर से मैं यही फॉर्मूला लगा दूंगा कॉस फाई का, और जब मैं कॉस फाई का यही वाला फॉर्मूला फिर से लगाऊंगा तो आई नेट बराबर 2i0 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5/2 -1, और यहां से क्या हो गया, यहां से 1 और 1 कैंसल आउट हो गया, और जो आई नेट निकल के आया वो क्या निकल के आया मेरे भाई 2i0। और ये तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी क्या निकल के आई 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। क्या निकल के आई मेरे भाई 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज भी याद रखना कि किसी भी पॉइंट पे अगर दोनों सोर्सेस की जो इंटेंसिटी है वो सेम है तो भैया उस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी का फंक्शन निकल के आएगा, उस स्पेस में जो हर पॉइंट पे इंटेंसिटी का फंक्शन निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा 4i0 cos स्क्वायर 5/2। तो सबसे पहले तो यहां पे देख कि सर अगर मैं a1 a2 को बराबर कर रहा हूं तो जो नेट एम्पलीट्यूड आ रहा है वो cos 5/2 का फंक्शन आ रहा है, और वहीं अगर तो आई नेट देखे तो वो cos स्क्वायर 5/2 का फंक्शन आ रहा है। बिल्कुल सर सही बात है। ठीक है, तो याद रखना ये तेरी क्या हो गई नेट इंटेंसिटी। कब सर, जब व्हेन i1 बराबर i2 बराबर i0। बिल्कुल सर
ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। मैंने कहा सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब तो यहां से देख सकता है कि सर ये इंटेंसिटी जो है वो किसका फंक्शन है, कॉस स्क्वायर का फंक्शन है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो कॉस स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। तो सर कॉस स्क्वायर की जो रेंज होती है वो होती है सर 0 से लेके 1, 0 से लेके 1। तो यहां पर अगर कोई तेरे से पूछ ले, यहां पर अगर कोई तेरे से पूछ ले कि सर यहां पर मेरे को मैक्सिमम इंटेंसिटी बता दो, तो सर वही निकल के आएगी। तो अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी जाननी हो तो इसका मतलब तेरे को कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, और कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सर 1 है। तो इसका मतलब सर इंटेंसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, आई मैक्सिमम क्या हो जाएगी सर, आई मैक्सिमम हो जाएगी 4I0। कब, जब कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाए 1, ठीक है। और अगर तेरे से कोई आई मिनिमम पूछे, अबे स्क्वायर है, किसी भी स्क्वायर की, किसी भी स्क्वायर क्वांटिटी की अगर कोई क्वांटिटी स्क्वायर फॉर्म में हो तो सर उसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है कितनी हो सकती है, 0। तो इसका मतलब सर उसकी वैल्यू क्या है 0। तो इसका मतलब आई मिनिमम कितनी हो गई सर 0। कब, जब कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बात आ गई समझ में, ठीक है सर। तो भैया ये रिजल्ट्स भी याद रखना, ये वाले रिजल्ट और ये वाले रिजल्ट क्या है सर, ये वाले रिजल्ट याद रखो कि भैया सर ए नेट की जो वैल्यू आई वो आई a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई इसकी पावर 1/2। इसको भैया इसको एक बॉक्स बना के लिख लेना, ठीक है। वहीं अगर तेरे से कोई बोले कि मेरे को तो आई नेट का फंक्शन बता दो, तू बोलेगा सर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस फाई, बिल्कुल सर। और अगर तू यहां पे अब अगर मैं ऐसा बोलूं, अब अगर मैं ऐसा बोलूं इफ I1 बराबर I2 बराबर I0, तो सर यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी सर, मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 मिलेगी, और मिनिमम इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगी सर 0 मिलेगी। सर जो किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी वो 0 और 4I0 के बीच में होगी। कब, जब ये वाली स्टेटमेंट है, ये वाली कंडीशन फुलफिल्ड है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि भैया कि इफ I1 इज नॉट इक्वल टू I2, कि भैया I1 I2 बराबर नहीं है, तो जब I1 I2 बराबर नहीं है तो भैया अब I max कितना आएगा, तो सर अब I max के लिए cos फाई की वैल्यू तो अभी भी मैं 1 रखूंगा। अगर मेरे को मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो मैं cos फाई की वैल्यू अभी भी 1 ही रखूंगा। तो इसका मतलब सर यहां पे cos फाई की वैल्यू क्या रखूंगा 1 रखूंगा। तो यहां पे क्या निकल के आएगी सर, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 ये निकल के आएगी। और यहीं से अगर तू देख सकता हो तो इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कुछ इस प्रकार लिख दूंगा, बोलो यार 2√I1 I2। और अब क्या ये तेरे को कुछ बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका मतलब सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और ये क्या बन गया सर √I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, और ये क्या निकल के आई सर I max। और ये भी भैया काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी भैया काफी इंपॉर्टेंट है। ये कब है, जब भैया दोनों की इंटेंसिटी क्या ना हो, बराबर ना हो, तब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी ये वो बताया गया है, बोलो यार। और यहीं पे अगर वो तेरे से ऐसा बोल दे कि अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर नहीं है तब मेरे को आई मिनिमम बता दो, तो आई मिनिमम के लिए क्या करेगा सर कॉस फाई -1। तो इसका मतलब सर आई मिनिमम क्या हो जाएगा, आई मिनिमम I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 कॉस फाई की जगह यहां पे -1। तो इसका मतलब सर आई मिनिमम, इसको मैं √I1 का स्क्वायर, इसको मैं √I2 का स्क्वायर, और इसको ये क्या हो गया सर 2√I1
I2 और ये बन गया। तो क्या यहां से तेरे को साफ साफ नजर आ रहा है कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है? तो इसका मतलब सर ये क्या हो गया, ये क्या बन गया सर, रूट I1 माइनस रूट I2। ये तेरी क्या निकल के आ गई, मिनिमम इंटेंसिटी निकल के आ गई। ये तेरी क्या निकल के आ गई दोस्त, मिनिमम इंटेंसिटी निकल के आ गई। बात आई समझ में? ये तेरी क्या निकल के आ गई, मिनिमम इंटेंसिटी निकल के आ गई। अब बात आती है कि सर ये cos फाई की वैल्यू मैं -1 कैसे बनाऊं, ये cos फाई की वैल्यू मैं -1 कैसे बनाऊं? बात समझ में आ रही है कि सर ये cos फाई की वैल्यू मैं -1 कैसे बनाऊं और ये cos फाई की वैल्यू मैं 1 कैसे बनाऊं, ये कैसे बनेगी? तो याद रखना कि फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, सर हमें पता है cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब सर यहां से cos फाई की वैल्यू 1 कब बनेगी, जब फाई की वैल्यू क्या हो, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई डैश डैश डैश। तो क्या मैं तू यहां से कह सकता है कि अगर फाई की वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, अगर फाई की वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो क्या यहां से cos फाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी सर, 1 आएगी। तो इसका मतलब जहां पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, भाई इसको देख के कंफ्यूज मत हो ना नीट वालों, इसको देखिए ये सिर्फ मैथमेटिकल सिंबल है जो हमें बताता है कि भैया फॉर ऑल, यहां पे ये बता रहा है कि जहां पे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो तब क्या होगा, cos फाई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, और तेरे को इंटेंसिटी क्या देखने को मिल जाएगी, मैक्सिमम देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर फॉर मिनिमम इंटेंसिटी की बात करें, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए सर cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तूने बोला -1, और cos फाई की वैल्यू -1 कब होगी, जब फाई की वैल्यू पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई ये सब होगी। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब याद रखना, इसका मतलब याद रखना कि भैया फाई की वैल्यू अगर ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, तो ऑड मल्टीपल को तू यहां पे ऐसे लिख सकता है। मैं बेसिकली इसको प्रीफर करता हूं 2n-1 को, 2n-1 को। क्यों? क्योंकि यहां पे तेरे को जो वैल्यू होगी वो n बराबर 0 से स्टार्ट नहीं करनी, यहां पे तेरे को n की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट करनी है। क्यों? n बराबर 0 तू यहां पे ले चुका है, लेकिन फिर भी तू इसको इस्तेमाल कर 2n-1 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जहां पे n बराबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बात आ गई समझ में? इसको यूज करना 2n-1 पाई। बात आ गई समझ में? मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है। तो भैया इसको इस प्रकार से यूज करना, अगर तेरे को मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए तो उस जगह पे जो फाई की वैल्यू आनी चाहिए वो ऑड मल्टीपल ऑफ, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आनी चाहिए। ठीक है, और अगर तेरे को मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो उस पॉइंट पे तेरे को फाई की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई मिलनी चाहिए। बात आई समझ में? मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है। तो भैया यही सारी चीजें हमें इंटरफेरेंस में पढ़नी है, यही सारी चीजें हमें इंटरफेरेंस में क्या करनी है मेरे भाई, पढ़नी है। बात आई समझ में? मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात है सर। तो इसका मतलब अब मेरी बात सुन, अब एक चीज और कि सर अगर हमने ये पढ़ लिया कि I1 इज नॉट इक्वल टू I2, तो सर यहां पे जो I मैक्स निकल के आया वो क्या निकल के आया सर, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो यहां से A मैक्स कितना निकल के आएगा, अबे जब इंटेंसिटी बराबर नहीं तो इसका मतलब सर एम्पलीट्यूड भी बराबर नहीं है। तो इसका मतलब सर A मैक्स कितना होगा, तो सर हमें पता है इंटेंसिटी बराबर KA स्क्वायर। तो यहां से I मैक्स क्या हो जाएगा सर, K इंटू A मैक्स का स्क्वायर बराबर रूट I1 का मतलब सर रूट K इंटू A1 का स्क्वायर प्लस रूट K इंटू A2 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो यहां से K इंटू A मैक्स
और यहां से जब तू रूट के बाहर निकलेगा तो यहां से स्क्वायर होके बाहर आएगा, तो इसका मतलब k इंटू a1 k इंटू a1, सॉरी यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और यहां से k कैंसल, और यहां से जो a मैक्स निकल के आया वो निकल के आया a1 प्लस a2, ठीक है। वही अगर तेरे से a मिनिमम पूछे तो i मिनिमम कितना आया था सर, रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सर यहां पे फिर से वही सर k इंटू a मिनिमम का होल स्क्वायर बराबर रूट के a1 माइनस रूट के a2 इसका होल स्क्वायर, तो k इंटू a मिनिमम का स्क्वायर, और यहां से रूट के जब बाहर आएगा तो स्क्वायर होके बाहर आएगा, और ये हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, और यहां से k कैंसिल हो गया, और a मिनिमम जो निकल के आया वो निकल के आया a1 माइनस a2, और a मिनिमम यहां से निकल के आया a1 माइनस a2। अब तो कहेगा कि सर अगर a1 छोटा हुआ a2 से, मैंने कहा भाई मॉड ले ले दोनों का, मॉड ले लेगा तो ये पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो याद रखना कि जब अगर दोनों की इंटेंसिटी बराबर नहीं है तो इसका मतलब दोनों का एम्पलीट्यूड भी बराबर नहीं है, और जब दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है तो भैया इस कंडीशन में जो a मैक्स और a मिनिमम निकल के आया वो कुछ ये निकल के आया। ठीक है मेरे भाई, तो अब आज इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया मेरे भाई। अब ये हमने ये पढ़ लिया कि सर सबसे पहले सर ए नेट क्या निकल के आता है, बिल्कुल सर। आई नेट क्या निकल के आता है, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 कॉस फाई, ठीक है बिल्कुल सर, ये निकल के आया। अब अगर मैं ऐसा बोलूं फॉर i1 बराबर i2 बराबर i0, तो जो आई नेट निकल के आती है वो निकल के आती है 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2, बिल्कुल सर ये निकल के आती है। और वहीं अगर तो आई मैक्स पूछेगा तो आई मैक्स निकल के आएगी सर 4i0, और आई मिनिमम पूछेगा तो आई मिनिमम निकल के आएगी भैया 0। और अगर तू ए मैक्स पूछेगा कब, जब यहां पे a1 बराबर a2 बराबर a0, और ये सब कब होगा जब cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये कब होगा cos 5/2, सॉरी ये कब होगा जब cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये कब होगा जब cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई -1, ठीक है बात आई समझ में। और ये कब होगा जब फाई की वैल्यू क्या होगी 2n पाई, और ये कब होगा जब फाई की वैल्यू क्या होगी 2n-1 पाई, बिल्कुल सर 2n-1 पाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहां पे फॉर ऑल n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बात करें कि सर फॉर i1 इज नॉट इक्वल टू i2, तो सर यहां से आई नेट क्या निकल के आई, यहां से आई नेट निकल के आया, यहां से आई मैक्सिमम, सॉरी आई मैक्स क्या निकल के आया सर रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम क्या निकल के आया सर रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर, और ये कब होगा जब cos फाई की वैल्यू क्या होगी 1, और ये कब होगा जब cos फाई की वैल्यू क्या होगी -1। और यही सारी कहानी कब होगी, बात आई समझ में, ठीक है। और अगर तेरे से ये पूछ लिया जाए, हाँ यहां पे एक सवाल और पूछा जाता है कि सर मेरे को आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम बता दो, तो सर आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम क्या निकल के आएगा √i1 प्लस i2 का होल स्क्वायर अपॉन में ये निकल के आएगा। बात आ गई समझ में, ये निकल के आएगा,
ठीक है, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है सर। तो ये निकल के आएगा, और इसी को भैया तू कैसे लिख सकता है, इसी को तू ऐसे लिख देगा कि सर के अंडर रूट के A1 प्लस अंडर रूट के A2 इसका स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट के A1 माइनस अंडर रूट के A2 इसका होल स्क्वायर। तो क्या यहां से दोनों ऊपर नीचे से रूट के कैंसल आउट हो जाएगा, और जो नेट निकल के आया वो कुछ ये निकल के आएगा। अगर वो तेरे से आई मैक्स अपॉन में आई मिनिमम का रेशियो पूछ ले और तेरे को एम्पलीट्यूड्स गिवन हो, तो भैया तो इस प्रकार से निकालेगा। बात आई समझ में? ये कुछ इस प्रकार से निकालेगा। तो भैया ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे जो तू इंटरफेरेंस में क्या करेगा मेरे भाई, इस्तेमाल करेगा। बात आई समझ में? ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे जो तू इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या करेगा मेरे भाई, इस्तेमाल करेगा। तो याद रखना मेरे भाई, याद रखना, यही सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस को तेरे को याद रखना है। बाकी की मैथमेटिक्स अगर तू याद ना भी रखे कोई दिक्कत नहीं, बस तू इन सभी चीजों को याद रख लेना, ठीक है? बात आई समझ में? अब यहां पे एक फॉर्मूला और आता है सर, एक बार तू मेरे कहने से उस फॉर्मूले को याद कर ले कि सर कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, कि भैया अगर कभी ऐसा हो, अगर मान ले, अगर मैं तेरे को दूसरे पेज पे समझाऊं, मान ले कि ये मान ले ठीक है, यहां पे मान ले ये S1 है, ये S2 है, ये दो भैया लाइट के सोर्सेज हैं, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, इनसे मान ले भैया दो लाइट वेव्स निकली और वो एक पॉइंट पे क्या हो गई मेरे भाई, सुपर इंपोज हो गई। जाके सही से बनाता हूं यार, नीचे चल, ठीक है? इसका मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है? तो इसका मतलब मान ले ये इस प्रकार से इस पॉइंट पे क्या हो गई भैया, दो वेव्स सुपर इंपोज हो गई। तो अब तो यहां से देख पा रहा है कि जितना रास्ता इस वाली वेव ने, वेव नंबर 1 ने कितना रास्ता ट्रेवल किया है, कितनी पाथ लेंथ ट्रेवल की है सर, S1p, और इस वाली वेव ने S2 ने कितना रास्ता ट्रेवल किया है सर, S2p। तो भैया अगर तू इन दोनों के रास्ते का डिफरेंस देखेगा, दोनों के रास्ते का डिफरेंस देखेगा, तो पाथ डिफरेंस अगर मैं बोलूं, अबे y1 यहां से मान ले y1 वाली वेव निकली A1 साइन ओमेगा टी माइनस kx, और यहां से मान ले y2 बराबर A2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई, ये निकली। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब यहां से जो पाथ डिफरेंस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा सर, S2p माइनस S1p। सिर कि कौन ज्यादा चला होगा उसमें से कौन कम चला होगा वो घटा देंगे, दोनों की पाथ लेंथ अगर घटा दूंगा तो क्या मेरे को पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, रास्ते का डिफरेंस मिल जाएगा। तो बस भैया इसी को मैंने क्या बोल दिया सर, इसी को मैंने बोल दिया डेल्टा एक्स, इसी को मैंने क्या बोल दिया सर, डेल्टा एक्स। बात आई समझ में? तो याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है, ये इसकी जो डेरिवेशन है वो आखिरी में मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा टाइम बचा है तो एक बार इसको और याद कर ले कि भैया डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स, यहां पे डेल्टा फाई क्या है सर, डेल्टा फाई है फेज डिफरेंस जो अपन पढ़ के आए हैं, और डेल्टा एक्स क्या है सर, पाथ डिफरेंस, ठीक है? तो याद रखना, अगर अपन बात करें किसकी सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें सर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सर इंटेंसिटी क्या होती थी, मैक्सिमम होती थी। कब? जब cos फाई की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। अबे तू क्यों मस्ता रहा है यार, cos फाई की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। ये कब होता था सर, जब फाई की वैल्यू, और अगर तू यहां पे इसको डेल्टा फाई लिखे तो भी कोई बात नहीं है, जब फाई की वैल्यू क्या हो, 2n पाई हो। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब सर जब तू डेल्टा फाई की वैल्यू यहां पे रखेगा तो इसका मतलब सर 2n पाई अपॉन में 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन में लैम्डा, और जब तू यहां से काटापीटी करेगा तो क्या यहां से 2 पाई से 2 पाई मर गया, और यहां से जो डेल्टा एक्स निकल के आया वो क्या निकल के आया,
इसी को अपन बोलते थे कि भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, लैम्डा का। इसी को अपन डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा बोलते थे, जहां पे एन बराबर क्या होता था, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते थे कि भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस आता था वो एन लैम्डा आता था। तो इस प्रकार से बात आई समझ में। वहीं अगर तेरे से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पूछ ले, वहीं अगर तेरे से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पूछ ले, भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बता दिया ना क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव याद रखना। हाँ तो भैया यहां पे देख ले, जहां पे तेरे को इंटेंसिटी 0 देखने को मिली, जहां पे तेरे को नेट एम्पलीट्यूड 0 देखने को मिला, वही जगह तेरी किसकी हो गई सर, वही जगह मेरी हो गई किसकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तू बोल सकता है कि सर यहां पे क्या हो रहा है, सर यहां पे दो कोहेरेंट सोर्स से निकली हुई वेव्स का क्या हो रहा है सर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। दो कोहेरेंट सोर्सेस से निकली हुई वेव्स का क्या हो रहा है सर, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। वापस चलते हैं भैया इस पे, ठीक है। और अगर तेरे से कोई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पूछे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब सर आई मिनिमम वो कितनी होती थी 0, और ये कहानी कब है, जब I1 बराबर I2 बराबर I0। तो इसका मतलब सर इंटेंसिटी मिनिमम, और ये कब है, जब cos फाई की वैल्यू क्या है -1, और ये कब था, जब डेल्टा फाई की वैल्यू क्या मिली हमें 2n-1 पाई, ठीक है। और जब तू इस वैल्यू को इसमें उठाकर रखेगा तो तेरे को क्या मिलेगा सर, 2n-1 पाई अपॉन में 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन में लैम्डा। तो यहां से तू पाई से पाई को मार दे, पाई से पाई कट गया, पाई पाई कट गई, तो इसका मतलब भैया डेल्टा एक्स यहां से क्या निकल के आया 2n-1 लैम्डा बाई 2, जहां पे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसी को अपन बोलते थे कि सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, लैम्डा बाय 2 का। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, लैम्डा बाय 2 का। बात आई समझ में, मैंने बोला बिल्कुल सर। तो भैया इसी चीज को भैया याद रख लेना एक बार के लिए, ठीक है। अब मेरी बात सुन जल्दी से, तू इसके डेरिवेशन देख ले कैसे। सर ये हमारे पास ये दोनों वेव्स थी, अगर तू इन दोनों वेव्स के लिए फेज डिफरेंस लिखेगा, फेज डिफरेंस जिसको मैं एक बार के लिए डेल्टा फाई बोल दूं, तो सर डेल्टा फाई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, और ये क्या निकल के आ जाएगा भाई, ये क्या निकल के आ जाएगा माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो क्या यहां से तू देख पा रहा है कि सर ओमेगा टी माइनस के एक्स और ओमेगा टी माइनस के एक्स आपस में क्या हो गया, अरे एक मिनट रुक, ये अलग अलग रास्ता चली है ना, तो इसका मतलब ये मान ले ये यहां से x1 चली, ठीक है, और ये x2, इसने मान ले x1 लेंथ की पाथ लेंथ कवर की, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है भाई। तो इधर देखो यार, ठीक है, कि सर अगर मैंने यहां पे दो वेव्स ले ली जो कि S1 से निकल रही है और S2 से निकल रही है, दोनों के दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है, यहां पे फ्रीक्वेंसी सेम है, तो भैया जब मैंने इन दोनों वेव्स की इक्वेशन लिखी तो क्या तो यहां से देख पा रहा है कि सर इस S1 से जो वेव निकली है उसने मान लिया हमने कुछ x1 रास्ता ट्रेवल किया है, तो हमने बोल दिया कि सर वो कुछ x1 चल के गई होगी, बिल्कुल सर। और मैंने बोल दिया कि ये जो y2 से जो वेव निकली है वो कुछ x2 चल के गई होगी, उसने x2 पाथ लेंथ कवर की होगी। तो इसका मतलब जब मैं इन दोनों का फेज डिफरेंस लिखूंगा तो भैया फेज डिफरेंस में यही तो लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड, भैया इसका फेज माइनस इसका फेज, तो इसका मतलब ओमेगा टी माइनस के x1 ये पहली वाली का फेज हो गया, माइनस मैं दूसरी वाली का फेज लिख दिया ओमेगा टी प्लस के x2 माइनस वो आ गया ना, ठीक है। इसको तो ऐसा समझ लेना यार, इसको मैंने ऐसे कर दिया और इसको, ठीक है, इस प्रकार से। तो जब तू इसको ब्रैकेट को खोलेगा तो यही निकल के आएगा। तो भैया इस फेज डिफरेंस को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया सर, डेल्टा फाई से। तो सर डेल्टा फाई बराबर, अब तेरे को पता है कि सर जो के होता है वो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, जो के होता है सर वो प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है सर
2 पाई बाय लैम्डा, वही मैंने यहां पे पुट कर दी। तो सर यहां से क्या निकल के आया, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू में डेल्टा एक्स। तो सर यहां से जब मैंने यहां से रीअरेंजमेंट किया तो यहां से वही रिलेशन निकल के आ गया, डेल्टा एक्स अपॉन में लैम्डा बराबर डेल्टा फाई अपॉन में 2 पाई। और यही तेरा क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। अगर मेरी बात सुन, अगर तेरे को किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, नेट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो भैया अगर तेरे को उन दोनों इंटरफेरिंग वेव्स का पाथ डिफरेंस पता है तो क्या तू यहां से कैलकुलेट करके डेल्टा फाई निकाल लेगा? बिल्कुल सर, डेल्टा फाई निकाल लिया, डेल्टा फाई निकाल लिया तूने, कॉस फाई निकाल लिया। और अगर तूने कॉस फाई निकाल लिया तो इसके बाद तो भैया तू कुछ भी निकाल सकता है। नेट एम्पलीट्यूड निकाल ले, कैसे सर, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई करके नेट इंटेंसिटी निकाल सकता है, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 प्लस इंटू कॉस फाई करके, कुछ भी। भाई चालू कर दिया ना, ठीक। तो भैया प्रहार वालों क्या हाल चाल? भैया अभी अभी गए थे सर लेक्चर नंबर 2 लेके, लेकिन भैया उसमें क्या हुआ कि लास्ट के 10 मिनट में वीडियो, भैया ये जो माइक है उसकी बैटरी चली गई। मैं बोलता जा रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं कि भैया कब माइक बंद हो गया साला। मैंने वीडियो बनाने के बाद देखा कि यार 10 मिनट की माइक तो बंद हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, जो जिस पार्ट से अब मेरी जो वॉइस है वो कट हुई है मैं वहीं से वापस स्टार्ट कर देता हूं। तो भैया अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। भैया अपन S1 S2 मैंने यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्सेज लिए थे। मैंने बोला था कि भैया इनकी वजह से दो वेव्स निकली, S1 से निकली मान ले y1 जिसकी इक्वेशन मैंने ये लिख दी, और S2 से निकली मान ले y2 जिसकी इक्वेशन मैंने ये लिख दी। मैंने बोल दिया कि मान ले जो S1 से जो वेव निकली है उसने मान ले x1 डिस्टेंस कवर किया है, और जो S2 से वेव निकली है वो मान ले x2 चली है। तो जब मैंने इन दोनों वेव के लिए फेज डिफरेंस लिखने की बात आई तो क्या फेज डिफरेंस मैं ऐसे लिखूंगा कि इसका फेज माइनस इसका फेज। तो जब मैंने पहली का फेज माइनस दूसरी का फेज किया तो क्या यही आएगा, क्या आएगा सर, ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस के एक्स 2। तो जब मैंने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो ओमेगा टी कैंसिल आउट हो गया, और ओमेगा टी जब कैंसिल आउट हो गया तो ये निकल के आया सर के इंटू x2 माइनस x1। और भैया डेल्टा फाई को मैंने ये लिख दिया, जब फेज डिफरेंस को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया सर, डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। और तू यहां से तेरे को पता है कि सर जो k होता है वो हमारा प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, तो ये मैं इसकी जिसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाय लैम्डा, तो वैसे मैंने इसकी वैल्यू यहां पे चिपका दी। तो भैया यहीं से ये हमारा रिलेशन निकल के आता है, जो कि रिलेशन होता है किस किस के बीच में, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में। तो अब मेरे को एक बात बता कि अगर तेरे को दो वेव्स के बीच में, दो इंटरफेरिंग वेव्स के बीच में अगर तेरे को पाथ डिफरेंस पता चल जाए तो क्या तू उस पाथ डिफरेंस की वैल्यू यहां पुट करके क्या फेज डिफरेंस की वैल्यू निकाल पाएगा? हां जी सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। और अगर तूने एक बार फेज डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो भैया तू कुछ भी निकाल सकता है, तू उस पॉइंट पे नेट एम्पलीट्यूड निकाल सकता है। कैसे? नेट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन क्या होती थी सर, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, वहां पे भी कॉस फाई आता था, फाई तेरे को पता चल जाएगा। और अगर तुझे वहां पे इंटेंसिटी निकालनी है तो भैया नेट इंटेंसिटी निकाल पाएगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 इंटू कॉस फाई। भैया मतलब कुछ भी निकाल सकता है कि अगर तेरे को एक बार डेल्टा एक्स पता चल जाए तो भैया वहां पे तो कुछ भी निकाल सकता है। ठीक है, अब भैया ये तो बात होगी किसकी, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस, और ये सारी कहानी हमने लपेट दी किसकी, इंटरफेरेंस की। तो भैया अब जब हमने इतनी मैथमेटिक्स पढ़ी है तो भैया याद रखना, इतने मैथमेटिक्स को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू केवल रिजल्ट्स पे फोकस कर, जो जो रिजल्ट्स मैंने बताया केवल और केवल उन पे फोकस कर, और तू देखेगा कि जेई मेंस और जेई एडवांस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भैया इसी से पूछे गए हैं, इसी पार्ट से पूछे गए हैं। याद रखना, इसी जेई एडवांस में भी इसमें से क्वेश्चन आए हैं, और जेई मेंस में भी इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां तक कि नीट में भी आते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस दिखाऊं तो सबसे पहले इधर देख, इसने कहा कि भैया टू सोर्सेज विद द इंटेंसिटी I0 एंड 4 I0 रिस्पेक्टिवली इंटरफेयर एट ए पॉइंट इन ए मीडियम, की भैया कि दो सोर्सेज से जो वेव्स निकल रही हैं उनकी इंटेंसिटी है भैया कितनी सर, I0 और 4 I0। ठीक है, और वो दोनों इंटरफेयर कर रही हैं कहां पे सर, एक मीडियम में। तो सर हमें पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी। बिल्कुल सर, तो सर यहां पे हमें पता है कि सर I1 बराबर I2 नहीं है, तो सर इस केस में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आती थी वो आती थी सर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। मैंने यहां पे I1 की वैल्यू I0 मान ली और I2 की वैल्यू 4 I0 मान ली। तो यहां से जब हमने ये किया तो भैया मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल के आई रूट I1 प्लस रूट I2, और ये रूट 4 I0 यहां से 2 रूट I0 बन गया, और ये जो टोटल बना वो 3 रूट I0 का होल स्क्वायर। तो जो नेट मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल के आई, मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी निकल के आई, वो कितने निकल के आई मेरे
भाई वो निकल के 9i0। वही अगर तू i मिनिमम की बात करे, जब i1 बराबर i2 ना हो तो भैया i मिनिमम की वैल्यू होती है रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। तो भैया उस केस में जब तूने रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर किया तो वहां से जो नेट इंटेंसिटी निकल के आई, मिनिमम इंटेंसिटी, वो निकल के आई i0। तो ये तो तेरा पहला क्वेश्चन। वहीं अगर तू दूसरे क्वेश्चन पे चलें तो दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले उसने कहा कि भैया टू इनकोहेरेंट सोर्सेस। अपन ने जो सारी कहानी पढ़ी वो किसके लिए पढ़ी सर? कोहेरेंट सोर्सेस के लिए। तो लेकिन उसने क्या कह दिया कि मेरे पास दो इनकोहेरेंट सोर्सेस है। इनकोहेरेंट सोर्सेस का मतलब कि भैया उनका जो फेज डिफरेंस है वो वक्त के हिसाब से क्या हो रहा है सर? चेंज हो रहा है, यानी कि वो वक्त पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब टू इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, ठीक है, इमिटिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी i0 एंड 3i0 की, भैया वो i0 और 3i0 की इंटेंसिटी वाली वेव्स को इमिट कर रहा है, ठीक है, इंटरफेयर इन अ मीडियम। और वो जो वेव्स हैं वो एक मीडियम में क्या कर रही है मेरे भाई? इंटरफेयर कर रही है, बिल्कुल सर। देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, की भैया किसी पॉइंट पे मेरे को रिजल्टेंट इंटेंसिटी बता दो, ठीक है भैया। तो अपने को पता है कि जब इंटेंसिटी बराबर नहीं होती थी तो किसी पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपन क्या लिखते थे सर? आई नेट बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब यहां से ये आया, लेकिन सर यहां पे जो अपन ने पढ़ा वहां पे तो cos फाई की कांस्टेंट वैल्यू होती थी, लेकिन यहां पे तो फाई की वैल्यू वक्त के हिसाब से बदलेगी। तो भैया यहां पे अपन क्या करते हैं? यहां पे अपन एवरेज इंटेंसिटी लेते हैं। तो जब अपन एवरेज लेंगे, ये भैया सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज को। तो भैया इस प्रकार से आ गया। तो यहां पे जब तू cos फाई का एवरेज करेगा तो याद रखना cos फाई और sin फाई का जो एवरेज होता है पर साइकिल के लिए वो क्या होता है मेरे भाई? जीरो होता है। तो भैया इस प्रकार से cos फाई का जो एवरेज हो गया वो जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये सारी टर्म का जो एवरेज हो गया वो क्या हो गया मेरे भाई? जीरो। तो इसका मतलब यहां से अब i0 का एवरेज i0 ही होगा, कांस्टेंट है, और 3i0 का एवरेज भी 3i0 ही होगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जब इनकोहेरेंट सोर्सेस के लिए बात करी तो यहां पे नेट इंटेंसिटी क्या निकल के आई भैया? दोनों की इंटेंसिटी आपस में ऐड हो गई, ठीक है सर। तो अब आगे चलते हैं भैया। अब आगे तीसरा क्वेश्चन था कि सर लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज आर इन द, जिसका इंटेंसिटी रेशियो हमें ये दे रखा है 81:1, प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस, देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। अबे कितना लल्लू क्वेश्चन है यार, मेरी बात सुन। क्या तेरे को i1:i2 का रेशियो दे रखा है? बिल्कुल सर। कितना है? 81:1। और तेरे को ये भी पता है कि सर इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो भैया तूने ये लिख दिया, i1 की जगह पे लिख दिया k इंटू a1 का स्क्वायर, और i2 की जगह लिख दिया तूने k इंटू a2 का स्क्वायर। बिल्कुल सर, k से k कैंसिल आउट हो गया और a1:a2 का होल स्क्वायर क्या निकल के आया? 81/1। और जब तूने दोनों साइड से स्क्वायर कैंसिल किया या फिर स्क्वायर रूट लिया तो यहां से क्या निकल के आया सर? a1/a2 बराबर 9:1। फिर हमने क्या किया भैया? कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाया। कंपोनेंडो और डिविडेंडो का मतलब होता है कि जब a/b बराबर c/d हो तो भैया ये अगर बराबर है तो भैया ये भी बराबर होगा। वही मैंने यहां पे लगाया है, ठीक है। तो जब a1/a2 बराबर 9/1 है तो भैया मैंने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए तेरे को बताया था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है? a1 प्लस a2, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है? a1 माइनस a2। वही मैंने यहां पे किया। तो a मैक्स बाय a मिनिमम, ये तेरा a मैक्स बन गया, ये तेरा a मिनिमम बन गया। तो a मैक्स बाय a मिनिमम क्या निकल के आया? 10/8, दैट इज 5/4, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन कि भैया find the maximum intensity in case of interference of n identical waves each of intensity i0। कि भैया पहले हमारे पास दो सोर्सेस थे, दो वेव्स थी, इस बार हमारे पास क्या है सर? n वेव्स है, आइडेंटिकल वेव्स है, जिनमें से हर एक की इंटेंसिटी कितनी है सर? i0। और उसने कह दिया कि मेरे को ये बता दो कि अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो मेरे को ये बता दो, अगर सोर्स कोहेरेंट है तब मेरे को नेट इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगी? नेट मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगी? और अगर सोर्स इनकोहेरेंट है तो मेरे को मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या देखने को मिलेगी? सबसे पहली बात, जब हमने दो सोर्सेस के लिए बात करी, दो कोहेरेंट सोर्सेस के लिए, वहां पे जो नेट इंटेंसिटी निकल के आई वो क्या निकल के आई थी सर? i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई। बिल्कुल सर। तो i मैक्स क्या निकल के आ गया? i मैक्स कब मिलता था? जब cos फाई की वैल्यू 1 होती थी। इसका मतलब जब अगर मेरे पास ये कितने हैं? दो सोर्सेस थे, तो दो सोर्सेस के लिए मेरे पास दो टर्म्स आए थे स्क्वायर में, लेकिन इस बार मेरे पास कितने टर्म्स, कितने हैं सर? n है, और सबकी इंटेंसिटी क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब क्या करूंगा मैं? इस बार n टर्म्स आएंगे, n टर्म्स आगे रूट i1 प्लस रूट i2 प्लस रूट i3।
डैश 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 रूट आई एन इनका होल स्क्वायर प्लस और बराबर, अब मेरी बात सुन, क्या सबकी इंटेंसिटी बराबर है? बिल्कुल सर। और ये टोटल टर्म्स कितने हैं सर? एन है, तो क्या ये एन टाइम्स रूट आई नॉट का होल स्क्वायर? तो भैया यहां से जो मैक्सिमम इंटेंसिटी निकल के आई इन केस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज वो कितने निकल के आई? एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई नॉट। बिल्कुल सर। अब अगर तेरे पास जो सोर्स है वो इनकोहेरेंट है तो भैया इनकोहेरेंट सोर्सेज में याद रखना कि आई सबकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। सबकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है मेरे भाई? इंडिविजुअली ऐड हो जाती है। तो भैया आई नेट बराबर सबकी इंटेंसिटी को ऐड किया तो भैया एन आइडेंटिकल वेव्स थी तो सबकी इंटेंसिटी बराबर, तो ये एन टाइम्स आ गई एन आई नॉट। ठीक है भैया, इतना ही हमने कवर अप किया था। तो भैया ये था अपना बेसिकली इंटरफेरेंस क्या होता है और इंटरफेरेंस की मैथमेटिक्स क्या होती है। भैया अगर किसी ने साउंड वेव का इंटरफेरेंस नहीं पढ़ा और वो यहां पे आया है तो भैया वो इसकी मैथमेटिक्स पढ़ के साउंड वेव्स के इंटरफेरेंस वाले सवाल कर सकता है। नंबर 2, अगर किसी ने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है तो भैया वो और उसने साउंड वेव्स उसको अच्छे से नहीं आता तो भैया याद रखना वो इसको पढ़ के साउंड वेव्स के इंटरफेरेंस वाले सवाल भी बना सकता है। तो भैया यही हमारे आज के वीडियो का मकसद था कि भैया हमें इंटरफेरेंस पढ़ाना था, जो हमने कवर अप कर लिया। और याद रखना कल की वीडियो में हम कवर अप करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भैया उस चीज को एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया गया कि भैया अगर किसी पॉइंट पे मैं दो कोहेरेंट सोर्सेज से मिलने वाली वेव्स को सुपर इंपोज कराऊंगा तो वहां पे मेरे को भैया एक रोशनी दूसरी रोशनी मिलाकर मेरे को एक जगह पे अंधेरा और एक जगह पे 4i0 कैसे मिल रहा है, इस चीज को हम एक्सपेरिमेंटली क्या करेंगे मेरे भाई? प्रूव करेंगे। बात आई समझ में? बिल्कुल सर। तो भैया चलिए भैया चलते हैं अभी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो भैया कमेंट्स में जरूर अपना लव दिखाइएगा। डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। और भैया याद रखना आपको कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है, क्योंकि ये एक ऐसी रेस है जिसमें तेज भागने वाला नहीं, हमेशा कंसिस्टेंटली दौड़ने वाला जीतता जाता है। और हमें और तेरे को दोनों को मिलकर भैया IIT या नीट के उस पार हमें जाना है। तो याद रखिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं और टिल देन टाटा बाय बाय।